हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? किसको क्या लग चाहिए? हाँ जी सर, सुप्रभात। सुप्रभात सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया 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 सर, आप सबकी दुआ है। चलो अपन चलते आगे, और आज तो रीजनल किंगडम्स को खत्म करते हैं, बहुत हो गया है ना। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आज हम करेंगे बहमनी किंगडम्स। बहमनियों के साथ हम बाकी सारे किंगडम को भी देखेंगे। एक्चुअली बहमनी सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो लिनियरिटी में खत्म हो जाएगा, और उनकी कॉन्फ्लिक्ट जो है विजयनगर के साथ क्या थी, कैसे वो लोग संघर्ष में उतरे, और इधर उधर की जो कहानियां हैं वो भी, क्योंकि उसमें से आया नहीं है सवाल बहमनी में से, मतलब लेटेस्ट टाइम में तो नहीं आया है। आपको आ सकता है तो पॉलिटिकल नेचर से आएगा, जहां दे कैन आस्क यू दी विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट की इंपैक्ट क्या हुई दोनों स्टेट्स के ऊपर। तो दोनों स्टेट्स एक्चुअली बिखर जाते हैं सर, समझे। तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बोथ द स्टेट्स विल गो टू डिक्लाइन सर। नयनकारा सिस्टम कौन से किंग से स्टार्ट हुई वो चीज एक्सप्लिसिटली कहीं पे मेंशन नहीं है, पर मोस्ट प्रोबब्ली संगम डायनेस्टी के बाद के ट्रांजिशन से ही हो गई होगी। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे किंगडम बढ़ता गया वैसे वैसे ही वी विल कम टू नो कि जो लोकल रूलर्स थे, जो नायक्स हुआ करते थे, उन सबको साथ में लिया गया, है ना। कि द मोर द एक्सपेंशन ऑफ किंगडम विल टेक प्लेस, कंटेम्परेरी टू दैट द नायक्स, है ना, द लोकल लॉर्ड्स एंड द चीफ्टन्स विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द स्टेट्स। ओके, तो ऐसा कहा गया है कि वी विल फाइंड कि द एक्सपेंशन एंड द राइज ऑफ द नायक्स वाज पैरेलल इन नेचर। समझे नहीं समझे? खासियत ये है कि ये जितने भी वी विल फाइंड कि नायक्स जो है उनकी पॉलिटिकल राइज 1530 के अंदर से आपको मिलेगी। समझे नहीं समझे? तो उसके कंटेक्स्ट में हमको पता होना चाहिए सर। हाँ, ये एक दो सवाल आए हैं बहमनियों से, फिरोज शाह बहमनी का एजुकेशन के ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या है। तो एजुकेशन में तो क्या उसने ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी महमूद गवान के टाइम पे, और क्या कह सकते हैं कि मदरसास की स्थापना की थी इन द स्टेट ऑफ बहमनी। तो ये तीन चार बातें हैं, थोड़ी बहुत इसके ऊपर देखेंगे। इसके ऊपर से सवाल आएगा वो मेनली एक वो कॉन्फ्लिक्ट है जो जिसे हम लोग द विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ से ज्यादा देखेंगे, और बाकी कोई टॉपिक होगा रेलेवेंट तो वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये जो सवाल है ना मिडिवल दक्कन के ऊपर बात करिए सर, है ना, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये मेनली आप देखोगे तो मराठा सेंट्रिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो मिडिवल दक्कन है। तो मिडिवल दक्कन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंतर्गत हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये पूरा ओवरऑल होल पीरियड है ना, होलिस्टिक पीरियड है। So because it's a holistic period, so it is but obvious ना कि we can write down and we can give other names as well. Understood? While using other names, कुछ उसमें देखो मेगास्थनीज इज मोर रिलेवेंट, ओके ना, समझे, क्योंकि है तो पीवाईक्यू था सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि पीवाईक्यू के अंतर्गत हीरोडोटस तो सीधा इंडिया आया नहीं सर, ओके। फॉरेन ऑथर्स के अंतर्गत मेगास्थनीज इंडिया आके लिख रहा है इंडिया का ना, पर उसमें भी कुछ कुछ बातें हियर से के ऊपर है ना, कुछ कुछ बातें ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। हियर से में यही प्रॉब्लम है ना सर, हमने डिस्कस किया था ना पिछले क्लास के अंदर, वो थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया। चलो सर, ओके, तो वापस आते हैं अपन एंड लेट्स कंटिन्यू विथ द कंटेक्चुअल पोर्शन रिगार्डिंग द रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स के तहत हम चले जाते हैं आज दी स्टोरी लाइन टू थी, जस्ट अ सेकंड, अरे किधर गया अभी, फाइल कहाँ गया सर। देखो हीरोडोटस इज नॉट अ प्रॉब्लम इन मेंशनिंग इन अ सिंगल लाइन सर, ओके, मतलब आप समझिए कि फॉरेन ऑथर्स ने इंडिया के बारे में लिखा है, पर एक होता है इंसिटू लिखना और एक होता है एक्सिटू लिखना। तो इंसिटू लिखने वाला हीरोडोटस तो था नहीं सर, वो तो डायरेक्टली इंडिया तो आया नहीं, है ना। तो उसने जो भी लिखा है वो मेनली किसके कंटेक्स्ट में लिखा है, अंडरस्टूड दिस पार्ट, आप समझने की कोशिश करिए। तो ये वाज मोर ऑफ एन एक्सिटू पर्सन। तो फॉरेन ऑथर्स ने इंडिया के बारे में लिखा है, उसमें जो इंसिटू वाले जो लिखेंगे वो बहुत मैटर करता है। सेकेंडरी वो मूलतः से डिपेंडेंट है ना, वो सेकेंडरी सोर्स का एक पार्ट था। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई जैसे प्लिनी है, टॉलेमी है, ये इंडिया के बारे में लिखेंगे, पर इनकी खुद की परसेप्शन बेस्ड ऑब्जर्वेशन तो थी नहीं, और इनकी परसेप्शन बेस्ड ऑब्जर्वेशन नहीं थी। वही सवाल था ना कि व्हाइल डिस्कसिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ऐसा कुछ सवाल था ना, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन राइटर्स, वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द हियरसे एंड द ऑब्जर्वेशन। पीवाईक्यू था सर, ठीक है, उसी को ही फ्रेज किया गया था। तो वी विल फाइंड कि इसके कंटेक्स्ट में हम लोग यही यही पॉइंट करेंगे ना कि देखो देयर आर सर्टेन फॉरेन ऑथर्स रिटन अबाउट इंडिया, बट इट इज मेनली बेस्ड ऑन हियरसे, नाइदर ऑन ऑब्जर्वेशंस। क्यों? क्योंकि उसमें हीरोडोटस है, प्लिनी है, टॉलेमी है ना, स्ट्राबो है। आप देखिए कि ये सीरियसली तो आया नहीं था भारत के अंदर, तो उनको बेसिकली हम सेकेंडरी सोर्स के रूप में कंसीडर करते हैं इसके लिए कि भाई देखो इनके द्वारा जो लिखा गया था ये पूर्ण रूप से ये 100% करेक्ट नहीं भी होगा। अंडरस्टूड द पार्ट। सो देयर मेन राइटिंग्स डिपेंड ऑन हियरसे। अब हियरसे की खुद की लिमिटेशंस होती है, आपको भी पता है, समझे नहीं समझे। तो थोड़ी बात इसकी आपको लिख देनी है सर, समझ में आया आपको। चलो तो वापस आते हैं एंड लेट अस ट्राई टू से द स्टोरी ऑफ द साउथ इंडिया एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द राइज ऑफ द बहमनी किंगडम, द दक्कनी सल्तनत एंड व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री, क्या किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हुआ। यहाँ आपको जो सवाल एक आध बार पूछा गया था वो 2016 के अंदर ये अमित ने डाला हुआ है, और वो था द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिरोज शाह बहमनी टू द एजुकेशन एंड अदर पार्ट्स। ओके, तो वेरी रेयर केस में इसमें क्वेश्चन है, ज्यादा हम लोग इसको नहीं देखेंगे सर, ठीक है। अब देखिए बहमनी किंगडम की अंदर हमें पांच चीजें पता होनी चाहिए कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, वही घुमा फिरा के कहानी सर, ठीक है। ओरिजिन से तो सवाल आएगा नहीं सर, ओके। इनकी पॉलिटी आपको पता होनी चाहिए। पॉलिटी क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट विद विजयनगर बहुत ही सिग्निफिकेंट था। इनके बारे में कुछ फॉरेन ऑथर्स आए थे सर, ओके। तो देयर सोर्सेस ऑफ बहमनी किंगडम, ये फोर्सेस में आपको पता वो रशिया से आया था, निकितिन, है ना। तो निकितिन बेसिकली हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एंड देन फाइनली वी विल सी दैट इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हीं के बैकग्राउंड के अंदर से इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस के अंतर्गत हमें इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए कि व्हाट हैज बीन द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द बहमनी किंगडम, कि ये सांस्कृतिक रूप से कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने एरिया के अंदर। मेरे हिसाब से यहाँ से कल्चरल कंट्रीब्यूशन ही पूछेगा, क्योंकि ऐसे राजा तो सैकड़ों आए हैं सर, ठीक है। ये सैकड़ों के अंदर हम कितना को याद रखेंगे सर, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ अंदर पॉलिटी के अंदर कंट्रोवर्सी है जिसे हम लोग कहते हैं दक्कनी वर्सेस अफाकी कंट्रोवर्सी सर। ये बेसिकली एक सवाल बन सकता है कि व्हाट इज द दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी एंड दक्कनी परदेसी कंट्रोवर्सी, जिसका परिणाम अल्टीमेटली विजयनगर के या बहमनी स्टेट के डिक्लाइन के साथ जुड़ा हुआ है सर, समझे।
तो हम 3-4 बातें देखेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे कि क्या कहानी है। तो देखिए इसमें जब हम लोग सोर्सेस देखते हैं तो सबसे मेन सोर्सेस है वो है फरिश्ता सर। फरिश्ता वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनको काफी ग्लोरीफाई करता है। फरिश्ता जस्ट बहमनी स्टेट के डिक्लाइन के बाद सत्ता के ऊपर था, मतलब वो बेसिकली आदिल शाही किंगडम में बैठा था। तो वी विल सी कि जब इनका डिक्लाइन हुआ बहमनियों का, उनमें से दक्कनी स्टेट्स निकल के आए इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो उसने इसके बारे में काफी चीजें ग्लोरीफाई करने की कोशिश की और लिखने की कोशिश की सर, ठीक है। तो इनकी कहानी क्या है और इनका ओरिजिन क्या है, ये किस तरह से निकल के आया, इसकी बैकग्राउंड में जाते हुए हमें जाना पड़ेगा तुगलक के साथ सर। और तुगलक ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एम्पायर बनाया, ये एम्पायर बिल्डिंग के ट्रांजिशंस के अंदर ही हमें बेसिकली इनकी ओरिजिन भी देखने को मिलती है सर, ठीक है। और कहानी ये है कि वी विल फाइंड कि फरिश्ता ही इसके बारे में लिखने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ था सर, ओके। तो द स्टोरी गोes into the background कि there was a person called as Mr. Hasan, है ना समझे। एंड मिस्टर हसन वाज एम्प्लॉयड इन बेसिकली सर्विस ऑफ अ ब्राह्मण कॉल्ड एज मिस्टर गंगू सर, है ना समझे। और कहानी ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो गंगू करके जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ऐसा कहता है कि जो लोकल व्यक्ति थे, और वो धीरे 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 हमें ये पता चलता है कि तुगलक के प्रभाव में आएंगे सर। और तुगलक के प्रभाव में आने के कारण वी विल सी दैट ये जो मिस्टर हसन है वो गंगू के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमको ये पता चलता है कि क्या कहते हैं कि तुगलक के कंट्रीब्यूशन में और तुगलक के डोमिनेशन में आए। ये करीबन 1330 का ये पीरियड था सर, ओके। और 1330 के पीरियड के अंतर्गत वी विल सी दैट ये जो पूरी बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड के अंदर ये जो हसन है ये अपने गुरु के नाम के ऊपर सर, ठीक है, ओके, पूरी की पूरी कहानी आगे लिखने की कोशिश करते हैं। और उसमें एक स्टोरी फरिश्ता ने लिखने की कोशिश की है कि एक दफा ये खेत जो होता है, मतलब काइंड ऑफ ये खेत जोतने का काम कर रहे थे, और खेत जोतने के काम के चक्कर के अंदर वी विल फाइंड कि मिस्टर हसन को बहुत बड़ा एक कॉपर का वो मिल गया, कास्केट मिल गया। और उन्होंने जब कॉपर का एक कास्केट खोला, उसका एक डब्बा टाइप था, वो खोला तो उसके अंदर से सैकड़ों सोने के सिक्के निकल के आए। ये सिक्के बेसिकली हसन गंगू के पास लेके गया क्योंकि गंगू वाज हिज मास्टर सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि मिस्टर हसन ने जब गंगू को ये सब दिया, तो उसके बाद गंगू साहब बड़े खुश हो गए कि यार देखो तू तो बहुत ही स्मार्ट बंदा है यार, तूने तो इतना सारा पैसा निकल के इतनी सारी जमीन में से ये जो सोना वोना निकला है, तूने कोई भी चोरी नहीं की, तो मैं तेरा नाम तुगलक को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि तुगलक अपना ओवरलॉर्ड है सर, ठीक है। तो इस तरह से गंगू ने वी विल फाइंड कि हसन का नाम रिकमेंड किया कि देखिए ये बंदा बहुत ठीक है और ये अच्छा काम कर रहा है, तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में रखिए सर, ओके। और इस तरह से वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो हसन है ये धीरे 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 प्रोमिनेंस के ऊपर आया सर, ठीक है। ये प्रोमिनेंस के ऊपर आने के बाद फाइनली वी विल फाइंड कि इसने अपने गुरु के नाम के ऊपर अपना किंगडम रखा जिसका नाम था हसन गंगू सर, ओके। तो इसका एक नाम जो था वो बेसिकली हसन गंगू के साथ में जोड़ा गया है। दूसरी कहानी इसमें ये भी जोड़ी गई है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो हसन है वो अपनी लीनियज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा 1346-47 में। और ये जो लीनियज थी वो एक ईरान के राजा के साथ आइडेंटिफाई करता है जिसे बेसिकली अलाउद्दीन हसन या अलाउद्दीन बहमन शाह के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है। ये जो बहमन शाह हुआ करते थे उनके नाम से ही बेसिकली ये किंगडम की स्थापना की गई है, ओके। तो वी विल फाइंड कि इसमें दो प्रकार की ओरिजिन है। पहली ओरिजिन ये है कि हसन ने अपने गुरु के नाम के ऊपर, और तुगलक जो इनके मेन ओवरलॉर्ड थे, इनके नाम के ऊपर अपने किंगडम की स्थापना की। हसन गंगू बेसिकली इसको पहचानते थे सर, हसन गंगू इसके लिए क्योंकि गुरु शिष्य थे इस तरह से। दूसरी वी विल फाइंड कि ये कहानी फरिश्ता ने लिखी है कि इसको सोने का सिक्का मिला था और ये सब कहानी हुई, और उसके बाद वो क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो जो था ना कि उसमें निकल गया लॉयल्टी के कारण उसको टेस्ट लिया गया था सर, है ना। अर्थोपद शुद्ध में पास हुआ तो फिर उसको वी विल फाइंड कि अच्छी पोजीशंस दी गई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये कहानी फरिश्ता ने लिखी थी, पर ये कहानी फरिश्ता की गलत मानी गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था सर, ओके। वी विल फाइंड कि हसन जो है वो अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर जो है वो कहीं और से लिखने की कोशिश करेगा, और वो थे बेसिकली बहमन शाह करके। वी विल कम टू नो कि एक लीडर हुआ करते थे ईरान के अंदर थे सर, ठीक है, ओके। और वहां से वो अपनी लेजिटिमेसी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, और ये चीज बेसिकली एक किताब में लिखी गई है जिसका नाम है बुरहान मसीह सर, है ना। तो देयर वाज अ बुक कॉल्ड एज बुरहान मसीह व्हिच टॉक्स अबाउट हाउ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह सर, ठीक है, समझ गए, ओके। वो अपनी लेगेसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है सर, समझे। तो इसमें दो प्रकार की स्टोरी है। एक स्टोरी ये है कि जो फरिश्ता बताता है अपने स्टेट के बारे में, क्योंकि यहाँ से यूएलसी के आदिल शाही किंगडम निकल के आया। इसमें दूसरी कहानी ये है कि हसन गंगू करके जो व्यक्ति है, जो ओरिजिनली अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के रूप में पहचानता है या अलाउद्दीन हसन के रूप में पहचानता है अपने आप को, इसकी ओरिजिन की लेगेसी कैसे जुड़ी हुई है। तो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ओरिजिन सर, ठीक है। ये ओरिजिन का परिणाम ये हुआ कि ये जो हसन गंगू, जो मूलतः से हसन नाम था, इनके गुरु थे गंगू सर, ठीक है ना, समझे। इन्होंने टाइटल लिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब किसी ने कहा कि भाई हसन तो समझ में आता है, ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कहाँ से आ गया सर, ठीक है। तो ये बहमन शाह इसके लिए क्योंकि पीछे जो बहमन शाह नाम है ये ईरान के एक बहुत ही फेमस हीरो हुआ करते थे, जो लिटरेरी ट्रेडिशंस के अंदर इनको बहुत माना गया था और उनको बहुत आइडेंटिफाई किया गया था, और इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। और यहाँ से ही वी विल कम टू नो कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने ही बहमनी सल्तनत की शुरुआत की सर, ओके। तो यू विल फाइंड कि एवरीथिंग इज कोरिलेटिव विद द ईरानी ट्रेडिशंस, समझे कि नहीं समझे। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द बहमनी सल्तनत इज रिलेटेड टू मिथिकल हीरो ऑफ ईरान, जिसके बेसिस के रूप में इनकी शुरुआत होती है सर, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ये क्यों किया गया था, व्हाई तुगलक एट दैट टाइम वाज बेसिकली अलाउइंग दिस किंगडम्स टू बी फॉर्म्ड, एंड जब इन्होंने इसको इंडिपेंडेंट किया तो तुगलक ने रोका क्यों नहीं। तो तुगलक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका था दौलताबाद के अंदर अपने किंगडम को, मैंने बताया कैपिटल को शिफ्ट किया था, पर दिल्ली से दौलताबाद का डिस्टेंस बहुत लंबा था। उस पीरियड के अंदर वाइसरॉयस कॉन्स्टेंटली बगावत के दौर के अंदर भी हुआ करते थे। वी विल फाइंड कि ज्योग्राफिकल टेरेन भी उसके फेवर में नहीं था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1320 से ही ये रिबेलियन होने शुरू हुए थे, बट धीरे 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 करके ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, और यहाँ से 1347 के आसपास, ठीक है ना, उसने अपने नए किंगडम की शुरुआत की, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से निकल के आया। इसमें दो फेजेस में ये किंगडम को देखना है। इनिशियली इनकी जो डेवलपमेंट थी वो गुलबर्ग नाम के एक शहर से निकल के आई, ठीक है, समझे। ये गुलबर्ग जो है वो बेसिकली कर्नाटक से है। लेटर ऑन वी विल कम टू नो कि ये गुलबर्ग से आगे जाएंगे एंड दे विल बी गोइंग टू बीदर, है ना, समझे। एंड वी विल सी कि इस तरह से ये स्टेट के दो कैपिटल्स बनेंगे। सबसे पहले गुलबर्ग बनेगा और उसके बाद बीदर बनेगा। इसमें कुछ-कुछ किताबों के अंदर उल्टा भी लिखा गया है, शायद स्लाइड्स में उल्टा, पहले उल्टा था फिर मैंने सुधार दिया था, जैसे कि डाउट, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि देयर आर टू कैपिटल्स ऑफ द स्टेट। अब इसमें ना सैकड़ों राजा आपको मिलेंगे, सैकड़ों मतलब है ना, यू विल फाइंड नंबर ऑफ किंग्स कमिंग टू पावर इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ओके। बट हम लोग इन सब के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसकी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो विजयनगर के साथ होती है। ये निकल के आया था किंगडम 1347 के अंदर से, ठीक है ना, समझे। और 1527 तक रहता है, फिर फाइनली ये डिक्लाइन में हो जाएगा। ये भी अपने आप को वी विल फाइंड कि सुल्तान के रूप में क्लेम करेंगे। इनकी इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होगी, तो विजयनगर के साथ होगी, क्योंकि विजयनगर ही नेबरिंग किंगडम था जो इस दौर के अंदर निकल के आ रहा था, एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द विजयनगर बिकॉज़ दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर हेजेमनी ओवर देयर, समझे। और दोनों को रायचूर दोआब के अंदर तुंगभद्रा वाला जो विस्तार है वो जीतने के लिए सबको अपने रिसोर्सेज लगवाने थे कि भाई देखिए हम तो चाहते हैं कि भाई ये हमारे अंदर में रहे, वो दूसरा कहेगा कि भी हमारे अंदर में रहे, ठीक है। अब उनकी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पे तो हम जाएंगे नहीं, हमें मेनली ये देखना है कि इस दौर के अंदर क्या क्या हुआ था सर, ओके। तो शुरुआत अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय पे हुई। ही वाज अ जनरल अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक। धीरे 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 पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये देखने को मिलता है कि इसकी कॉन्फ्लिक्ट होने की शुरुआत होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट वी विल सी कि विजयनगर के साथ होगी, और इसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है सर, ठीक है। अब देखिए कि बहमन शाह की हिस्ट्री के ऊपर तो हम जाएंगे नहीं सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसका लड़का पावर के ऊपर आया, इसके लड़के ने आके फिर से रीएडजस्टमेंट किया पॉलिटिकल सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को सर, ठीक है।
ठीक है। इसकी तौर में हमें पता चलता है कि विजयनगर भी निकल के आया था, वो संगम डायनेस्टी के राजा थे, काकटियास का जो बचा-खुचा वंश था वो भी इस टाइम पे अंदर एक्टिव हुआ करता था, तो इनकी संघर्ष उनके साथ भी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। एंड दे कीप ऑन फाइटिंग सर, गेटिंग ऑन, ओके। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल हिस्ट्री, जैसे मोहम्मद शाह के बीच में इन बिटवीन हमको और एक दो राजा देखने को मिलेंगे, उसमें फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि ताजुद्दीन फिरोज शाह करके एक राजा आता है। ये ताजुद्दीन फिरोज शाह करके जो शासक था, इसके पीरियड में और भी डेवलपमेंट आपको मिलता है। देखिए, हमें 3-4 चीजें पता चलेगी। इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो विजयनगर के साथ एक एरिया के लिए थी, वो थी रायचूर दोआब, ठीक है। सो दिस वाज द मेन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड द बहमनी स्टेट्स, है ना, समझे? क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि दोआब वाला विस्तार इनके अंडर में रहे, विजयनगर इनके तरफ करने की कोशिश करेंगे, गेटिंग ऑन, ओके। एंड वी विल फाइंड कि दे विल कंटीन्यूअसली फाइटिंग। इसके दौर के अंदर 2-3 चीजें हमें देखने को मिलती है ताजुद्दीन फिरोज के अंदर, है ना। तो एक फंडामेंटल चेंज हुआ कि इसने थोड़े बहुत हिंदूज भी एडमिनिस्ट्रेशन में लेने की शुरुआत की, गेटिंग ऑन, ओके। इसने काफी सारे मैरिज सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की कोशिश की। इस पीरियड के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे इसको एड्रेस करेगा। लेटर ऑन वी विल सी कि ये खुद ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, मतलब गलत प्रैक्टिसेस के अंदर। तो ऐसी स्टोरी है, हम लोग को थोड़ी बहुत चीजें आइडिया के रूप में पता होनी चाहिए कि क्या-क्या चीजें हुई। पर 1420s के बाद वी विल फाइंड कि अब इनके अंदर ट्रांजिशन होगा। ये ट्रांजिशन क्यों होगा? क्योंकि वी विल फाइंड कि इस दौर के अंदर अब इनको सेटलमेंट या अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना, समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन वी विल फाइंड कि 1420s में एक राजा है जिसका नाम था अहमद वली शाह सर, है ना, सबको याद नहीं रखते। इसमें एक ही राजा है महमूद गवान सर, ठीक है। आपको महमूद गवान से अलग से सवाल आ सकता है क्योंकि ही वाज द वन जिसने रिवाइव किया था द होल बहमनी सुल्तान, ओके, क्योंकि इसके समय पे बहमनी सुल्तानत जो है वो सबसे पीक पावर के ऊपर आया था सर, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो अहमद वली शाह जो था, देखिए नाम ही है ये अपने आप को वली के रूप में बताता है सर, ठीक है। वली क्यों था? क्योंकि वी विल फाइंड कि ये जो सूफी संत हुआ करते थे बंदा नवाज गेसुदरास, ये गेसुदरास विल सी कि तुगलक के ट्रांजिशन में ही दक्कन में आके सेटल हुए थे और गुलबर्ग में ही सेटल हुए थे, अगर आपको याद होगा तो। ये वो पीरियड है जब विजयनगर के अंदर देवराय 2 करके राजा थे सर, है ना। तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल, देवराय 2 के कोर्ट में ही कोंती आए होते हैं और उसके साथ-साथ अब्दुल रज़ाक भी आए होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस एज़ वेल सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि दिस इज हाउ वी विल सी कि देवराय 2 विल आल्सो बी ट्राई टू डोमिनेट सर, है ना, गेटिंग ऑन, ओके। और देवराय 2 ने इस पीरियड में अपनी जो पॉलिसी है वो बदलने की कोशिश की। ये पॉलिसी में देवराय 2 ने मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देवराय 1 से शुरू हुआ था, देवराय 2 के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि ही इंक्लूडेड द मुस्लिम्स, ही गिव रिलीजियस परमिशन एंड अदर काइंड ऑफ कोएक्सिस्टेंस राइट्स टू द मुस्लिम्स, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि इस पीरियड में विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि देवराय वाज एबल टू डोमिनेट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द बहमनी सुल्तान सर, गेटिंग ऑन, ओके। अब ये व्यक्ति के दौर के अंदर ही हमें पता चलता है कि धीरे-धीरे इनका कैपिटल जो है वो बीदर की तरफ लेंगे सर, एक्चुअली 1430 तक आते आते 37 तक आते आते दे विल शिफ्टिंग टू द न्यू कैपिटल। वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन वाज टू डोमिनेट ओवर हियर एज़ वेल, है ना, समझो। और यहाँ से आप ऊपर की तरफ भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो, इसके लिए आपको ये चीजें मिलेगी सर, गेटिंग ऑन, ओके। इस दौर में ये जितने भी शासक थे इनके द्वारा मदरसा का निर्माण करना, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि टॉम्ब आर्किटेक्चर को बनाना और मॉस्क का निर्माण करने की आपको प्रक्रिया देखने को मिलती रहेगी सर, है ना, समझे। अब हुआ क्या कि अहमद वली शाह जब तक अलाइव था सर, ठीक है, गेटिंग ऑन, ओके, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं रहती है सर, है ना, ये 1458 तक रहता है सर, ओके। और इसके बाद इसी का ही संतान अगर आप समझने की कोशिश करोगे पावर के ऊपर आएगा जिसका नाम था हुमायूं शाह सर, ठीक है। अब देखिए अहमद अली शाह हैज अ वेरी लॉन्ग टेन्योर, हिज टेन्योर ओनली द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू बीदर एज़ वेल, एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी कि इसकी जब मृत्यु हुई तो इसने अपने संतान की अपॉइंटमेंट की सर, गेटिंग ऑन, ओके। तो वी विल फाइंड कि जैसे ही ये बात आगे चलती है सर, ओके, और आगे चलते-चलते हुमायूं शाह जब सत्ता के ऊपर आए सर, गेटिंग ऑन, ओके, ये बीच में अलाउद्दीन करके राजा थे, उनके बाद ये हुमायूं आते हैं। तो हुमायूं की मृत्यु बहुत ही यंग एज के अंदर होगी, बट इनके समय पे इनके एक लीडर हुआ करते हैं जिसका नाम था महमूद गवान। हमें बेसिकली ये देखना है कि हाउ गवान बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द सल्तनत, और वी कैन आइडेंटिफाई दैट बहमनी सुल्तान के अंदर गवान का रोल प्ले क्या था सर, ठीक है, समझे। तो गवान की स्टोरी ये है कि भाई ये व्यक्ति बेसिकली दक्कन के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा किंग मेकर बन के आया। ये किंग मेकर कैसे बन के आया, कहां से आया था, इसकी हिस्ट्री के बारे में 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। तो ये मूल तरह से था ताजुल मसीर। ताजुल मसीर का मतलब होता है मर्चेंट्स का मर्चेंट्स, ओके। एंड कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि ये व्यापार करते 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 वी विल कम टू नो कि ये इंडिया के अंदर आएगा। तो अहमद वली शाह के बाद एक बीच में राजा आया था अलाउद्दीन 2 करके सर, ओके। ये अलाउद्दीन 2 के कोर्ट के समय के अंदर भारत के अंदर आता है और उसको उस दौर में अलाउद्दीन 2 ने इसकी जो स्मार्टनेस थी इसको देख के अच्छी कंडीशंस में और अच्छी पोजीशंस में डाला था सर, ठीक है। अलाउद्दीन 2 के ट्रांजिशन के अंदर ही वी विल सी कि एक और राजा बीच में आएगा जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उसकी कोर्ट के अंदर भी वी विल फाइंड कि ये जो आपका महमूद गवान है वो बेसिकली रूल कर रहा था या डिफैक्टो अथॉरिटी के रूप में उसकी पोजीशन थी सर, ठीक है। तो इसने ग्रेजुअल सेंस के अंदर अपने आप को अनुभव में ढाला है और व्यक्ति के रूप में इसको हम लोग जब देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो इसके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थे वो भी धीरे-धीरे यूज करेगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मूल तरह से व्यापारी था। अब बिकॉज़ ही वाज अ मर्चेंट तो ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि भाई देखिए बहमनी सुल्तान को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो विजयनगर के अंदर है और विजयनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक ही चीज का प्रॉब्लम आ रहा है वो है विद रेफरेंस टू द मिलिट्री सिस्टम। तो उसने मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया। ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि उसने धीरे-धीरे अपने हाथ में मिलिट्री लेने की कोशिश की। सुल्तान के रोल को ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि उसने एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नॉमिनल कर दिया। तो ये जो मोहम्मद शाह III की मैं कहानी बता रहा हूँ, ये मोहम्मद शाह III के कोर्ट के अंदर, क्योंकि हुमायूं शाह की मृत्यु हो गई थी जो इसके इमीडिएट राजा था और ये रीजन के रूप में काम कर रहा था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू क्रिएट हिज होल्ड इन द पार्टी, इन द होल कोर्ट पॉलिटिक्स एज़ वेल। इसके कोर्ट के अंदर ही इसने वी विल सी कि बहुत सारे स्कॉलर्स को भी इनवाइट किया, पर्शिया से इनवाइट किया, सेंट्रल एशिया से इनवाइट किया, एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से कोर्ट के अंदर ही नई रिजुविनेशन करने की कोशिश की गई। अब देखिए कि इसका प्लान ये था कि मुझे फाइनेंस इंप्रूव करना है, मुझे रेवेन्यू इंप्रूव करना है, मुझे मिलिट्री इंप्रूव करना है। इसके कोर्ट में ही इसने विलेज लैंड्स को रीसर्वे करवाया। क्यों रीसर्वे करवाया? बिकॉज़ ही वांटेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज़ वेल, ओके। कोर्ट के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी उसको भी ये रोकने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई देखिए यहाँ जो गलत काम हो रहा है खास करके नोबिलिटी के द्वारा वो हमको बदलना है सर, ठीक है। उसने सैनिकों के लिए भी भत्ता देने की शुरुआत की थी। सो स्टार्टेड गिविंग सम काइंड ऑफ भत्ता सो दैट सोल्जर्स जो है उनकी जो मोरल और मोटिवेशन है वो थोड़ी बहुत रहे सर, ठीक है। इनफैक्ट इसके समय पे इसने मदरसा भी बहुत सारे बनाए टू गिव पब्लिक एजुकेशन टू द मासेस एज़ वेल सर, ओके। अब इसके साथ बाकी सब कुछ चीजें बहुत बढ़िया थी, है ना। द ओनली प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू महमूद गवान वाज दैट कि द रूलर वाज वेरी मच माइनर, और रूलर जब तक माइनर था तब तक महमूद गवान का होल्ड बहुत अच्छा रहा। महमूद गवान एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के रूप में एम्पायर एक्सपेंशन में भी हेल्प करता गया 1480s के दौर में। बट देन द इश्यू इमर्ज विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टेट, क्योंकि महमूद गवान ने उस दौर में ईरान से खुद बिलोंग कर रहा था, तो उसने बहुत सारे ईरानी लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया था और वो बाहर से आने वाले लोगों को सीधी लेटरल एंट्री दिला के कोर्ट में बिठा देता था। अब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप खुद विदेशी मूल के हो, आप किसी और को काउंटर करके सत्ता के ऊपर आए हो और कोर्ट के अंदर आपकी डोमिनेशन है, आपने खुद तो आए हो, रिफॉर्म्स किए हैं और आप एक चमकीले तारे की तरह चमक रहे हो, तो काफी लोगों को दर्द होगा कि नहीं होगा। ये दर्द के दौरान आप ये भी देख रहे हो कि आपके साथ आप और भी लोगों को लेके आए, क्योंकि यू डिड नॉट केम अलोन सर, ठीक है। ये तो वही बात हो गई सर, है ना, समझे कि आप आए, है ना, आप खुद तमिलनाडु से बिलोंग या बिहार से बिलोंग करते हो, यू गेट पोस्टेड टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आके वी विल फाइंड कि आपने अच्छा ब्यूरोक्रेसी में काम किया, ब्यूरोक्रेसी में काम करते करते आप खुद भी और लोगों को लेके आ गए और फिर पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कहा कि देखो सर ये हमारे रिश्तेदार है, ये अच्छा काम करते हैं, इनको कहीं और सेट कर दो सर, ओके। तो करते 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 पूरा कुनबा आपने बना दिया। अब ये कुनबे के चक्कर में वहां के जो स्थानिक लोग थे उनको लग रहा था कि ये तो धोखा है हमारे साथ, है ना,
समझे, कि ये खुद ससुर आया है ना, और उसके बाद इतने सारे लोगों को साथ में लेके आया है, आने के साथ साथ हमारी सत्ता भी लेके चला गया, और सुल्तान इसी की सुनता है सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम सुल्तान यंग था, मैंने बताया कि हुमायूं शाह की मृत्यु हो गई है, और उसके समय पे इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। हुमायूं शाह का जो बेटा था वो माइनर था, ये जो माइनर सन था उसकी भी मृत्यु हो गई, और फिर एक और राजा आया था मोहम्मद शाह। तो वी विल फाइंड कि दिस गाय वाज आल्सो रीजेंट, ओके, समझे। तो अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि महमूद गवान जो है वो मेनली, अगर आप समझने की कोशिश करिए, कि अच्छा खासा काम कर रहा था। ये अच्छे खासे काम करने के कारण वी विल फाइंड कि लोकल लोग जो थे वो फॉरेनर से जलने लग गए थे। क्यों? क्योंकि वी विल फाइंड कि एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय महमूद गवान। लोकल लोगों का मानना था कि यार ये तो गलत हो गया हमारे साथ, है ना, हमने इतनी मेहनत की, हमने स्टेट को बनाने में कंट्रीब्यूशन किया, हम तब से एग्जिस्ट कर रहे थे, जब से वी विल सी कि ये कोई आया भी नहीं था, क्योंकि गवान अल्टीमेटली तो बाहर का है ना सर, ठीक है। सो व्हेन यू आर फ्रॉम एन आउटसाइड रीजन, तो यू विल ऑलवेज कैरी दैट टैग विद यू ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि द नोबिलिटी, है ना, समझे, स्टार्टेड प्लेइंग द गेम्स। ये नोबिलिटी में जो लोकल नोबिलिटी थी वो दक्कनी नोबिलिटी थी सर, है ना, दक्कनी नोबिलिटी मतलब जो दक्कन से बिलोंग करती थी। दूसरी नोबिलिटी जो थी वो परदेसी नोबिलिटी थी, या इसी को ही अफाकीस कहते हैं। ये अफाकी नोबिलिटी वी विल सी कि ईरान से बिलोंग करती थी। इनके बीच में वी विल सी कि रीजनल डिफरेंसेस थे, क्योंकि एक साउथ से था, एक ईरान से था। इनके बीच में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे। क्यों था उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए। वी विल कम टू नो कि जो फॉरेनर्स यानी कि जो अफाकीस थे, ये सबके सब वी विल फाइंड कि ज्यादातर ईरान और वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया से बिलोंग कर रहे थे। तो ज्यादातर शिया संप्रदाय से बिलोंग करते थे, और ये जितने भी दक्कनी थे ये सब सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1400 द दक्कनी वर्सेस अफाकी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, ओके। देखिए, अफाकी का मतलब ईरानी नहीं होता है, अफाकी का मतलब होता है बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो यूनिवर्सल है। तो दुनिया के कोई भी प्रदेश से आया होगा उसको अफाकी कहते थे ये लोग। बट देन वी विल फाइंड कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये ज्यादातर ईरान के लोग थे सर, ओके। ईरान थे, इराक था, ट्रांसऑक्सियाना, सेंट्रल एशिया वाला रीजन था, और राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1390s द क्लैश हैड टेकन प्लेस, ओके। बट दिस क्लैश कुड नॉट इरप्ट इन लार्जर नंबर्स, ओके। उसके पीछे का एक कारण क्या था, क्योंकि इस दौर में अफाकीस की उतनी शक्ति नहीं थी सर, ठीक है। बट होनी शुरुआत हो गई थी सर, ओके। बट जब गवान धीरे 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 पोजीशंस को कंट्रोल करने की शुरुआत करेगा तो उसके बाद और इश्यूज हो जाएंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि 1400 के आसपास का पीरियड, 1420 का पीरियड, 1430 का पीरियड, उसमें बहुत ट्रांजिशन हुआ। अफाकीस की स्किल सेट भी अलग थी कंपेयर टू द दक्कनीज, ओके। वन ऑफ द रीजन वाज दैट कि अफाकीस वर एक्चुअली हेल्पिंग देम इन द ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि आउटसाइडर्स थे, बाहर से आते थे, तो दे हैड गुड इकोनॉमिक कमांड एंड दे यूज्ड टू हेल्प द स्टेट इन एक्सपांडिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स। दे वर आल्सो डिप्लोमेट्स इन नेचर एज वेल, है ना, अफाकी लोग डिप्लोमेट भी हुआ करते थे। तीसरी स्किल सेट अफाकीस के पास ये थी कि दे वर आल्सो हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद देमसेल्व्स, ओके। एंड बिकॉज़ दे हैड हैविंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स एज वेल, तो वी विल कम टू नो कि दैट विल आल्सो गिव देम एक्स्ट्रा मार्क्स, ओके ना। देखिए कि कंट्रोवर्सी क्यों होती है आउटसाइडर्स इनसाइडर्स के बीच में सर, ओके। तो दो ही प्रकार की कंट्रोवर्सी का इशू है ना सर, ओके, कि भाई देखो हम स्टेट कैडर से बिलोंग करते हैं और ये नॉन स्टेट कैडर से बिलोंग करता है, वो इनसाइडर है और हम आउटसाइडर है सर, ओके। और चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन तो एक ही होती है, और आपने आउटसाइडर को दे दिया मंत्री जी, ये तो थोड़ी बात होती है सर, है ना। हम आपके सन ऑफ द सॉइल है, हमने भी यूपीएससी पास किया है, और ऊ बाबू जो दूसरे स्टेट से आए, नो डाउट इन्होंने 15 20 25 साल स्टेट में सेवा दी है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी आल्सो टेक्स प्लेस, ओके ना, समझे, इवन इन द प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स एज वेल। क्योंकि स्टेट में क्या है कि कैडर अलग अलग होती है, इनसाइडर आउटसाइडर का पूरा एक सिस्टम है, रोस्टर सिस्टम चलता है। अंडर द इनसाइडर आउटसाइडर रोस्टर सिस्टम वी विल फाइंड कि द ब्यूरोक्रेसी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अंदर होता है वो दिखता नहीं है पर होता है। तो उसमें जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी, या बेसिकली जो स्टेट से बिलोंग करने वाला आईएएस ऑफिसर है, जो यूपीएससी, जैसे आप महाराष्ट्र से हो और आपने महाराष्ट्र से यूपीएससी क्लियर की है सर, ठीक है, और वी विल फाइंड कि आपको स्टेट कैडर ही मिला है, होम पोस्टिंग मिल गया है, तो ऑब्वियस है कि आप चाहोगे कि भाई आपकी लॉबी से बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में लोग आ गया है सर, ओके। बट देन वी विल फाइंड कि एक ऑफिसर है जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनका कर्मभूमि महाराष्ट्र बन गया, क्योंकि यूपीएससी के थ्रू उनको जो कैडर है डीओपीटी में महाराष्ट्र मिला, एंड बिकॉज़ ऑफ हिज एक्सीलेंस, एप्टीट्यूड एंड द स्किल सेट, ओके, ही वाज गिवन टू मच, मतलब है ना, उनको अच्छा खासा राइज मिल गया। तो जो लोकल ऑफिशियल्स हो गए अंदर अंदर तो बातें तो करेंगे ना, बोले यार ये तो गलत है सर, ठीक है ना, अपने सन ऑफ द सॉइल है, अपने भी पास किया, उन्होंने भी की दूसरे स्टेट से आए सर, ओके ना, समझे। तो जन्मभूमि वर्सेस कर्मभूमि का कांसेप्ट भी आपको मिलता है, दोनों आईएएस है, दोनों आईपीएस है सर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी तनातनी आपको देखने को मिलती रहेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वैसे ही ये दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी आपको मिली। ये दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सीज के रूप में जब जब राजा 1420 1430 और 1440-50 के दौर के अंदर कोई भी मिलिट्री कैंपेन्स में भी जाता था, तो दक्कनीज बहुत बार इनफैक्ट राजा की हेल्प करने नहीं आते थे। वो कहते थे कि पूछो ना अपने नए रिश्तेदार से, है ना, वो हर बार तुम्हारे लिए हथियार लेके आता है, गोला बारूद लेके आता है ना, तो उनसे ही ले लो ना, हमारे पास क्यों आए हो सर, ठीक है, समझे, है ना, मैं दाल नहीं बनाऊंगा सर, ओके, तड़का नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ दाल ही बनाऊंगा सर, ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ से भी देखने को मिलती है। तो दक्कनियों को ट्रेडिशनली ये चीज लगती रही। ये क्यों लगती रही? क्योंकि वी विल सी कि इनको हमेशा साइडलाइन किया गया, एंड देयर वाज कंटीन्यूअसली रिबेलियन एज वेल सर, है ना, समझे। बट दिस रिबेलियंस वाज समहाउ सेटल्ड बाय the earlier kings as well, okay. So दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी is an outcome of the insider outsider system सर, ठीक है ना, समझे, कि भाई दक्कनियों को लग रहा था कि भाई देखो we are being sidelined, okay ना, समझे, एंड द अफाकीज को लग रहा था कि भाई देखो हमारा ही दबदबा है सर, गेटिंग ओके। सो दक्कनी वर लोकल पीपल, अफाकीज वर यूनिवर्सल, और दे वर बेसिकली मोर ऑफ अ फॉरेनर पीपल सर, है ना। इसके लिए कुछ कुछ किताबों में इनके लिए परदेसी शब्द लिखा गया है सर, ओके। इनके बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि इनके बीच में डिफरेंस जो था वो ये सुन्नी था, ये ज्यादातर शिया हुआ करता था, तो आइडियोलॉजिकली बेसिकली इनके बीच में भी संघर्ष आपको मिलता है सर, गेटिंग ओके। तीसरी कहानी जो नोबिलिटी की पोजीशंस है, ये नोबिलिटी में इनका रोल कंपैरेटिवली कम हो गया था, और नोबिलिटी के अंदर इनके पास वी विल सी कि रोल ज्यादा था। ये क्यों ज्यादा था उसके पीछे का कारण आप देखिए कि दे वर हेल्पिंग द स्टेट विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज, है ना, कि इकोनॉमिकली ट्रेड एंड कॉमर्स और डिप्लोमेसी के अंदर हेल्प कर रहे थे, क्योंकि व्यापारी लोग के रूप में ये लोग आए थे। इनके साथ स्किल सेट भी अच्छा था, स्किल सेट क्यों अच्छा था, क्योंकि वी विल सी कि बाहर से आ रहे थे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए थे सर, ठीक है ना, समझे। जैसे वेपन्स की हो गई हो, या इनके हाथ में आर्चरी का बहुत ही अच्छा होल्ड था सर, ठीक है ना, समझे। एक्चुअली अफाकीज वर वेरी लेटेस्ट इन आर्चरी ट्रेडिशंस, ओके। और वी विल फाइंड कि दे वर वेरी मच दिस थिंग, क्या कह सकते हैं कि अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, है ना, समझे। ये शुरू तो 14th सेंचुरी के एंड में ही हो गई थी, 14th सेंचुरी का एंड मतलब 1390s के अंदर ही आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। बट ये चलते चलते 15th सेंचुरी के अंदर और बढ़ती है। अब देखिए कि इस बढ़ने का कारण मैंने आपको बताया कि पावर की ही संघर्ष थी सर, ओके। ये मूल तरह से पावर की संघर्ष बढ़ते 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 वी विल फाइंड कि ये जितने भी अफाकीज थे इनकी पोजीशंस को लेके था। अब आप समझिए कि वी विल फाइंड कि धीरे 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 अफाकीज की जो रोल है वो और बढ़ाई जाती है सर, ठीक है। और बढ़ने के चक्कर में वी विल फाइंड कि नाउ दे वर बीइंग अपॉइंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल, है ना। तो बाय द टाइम ऑफ महमूद गवान बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो इनिशियली मलिक उत तजार था। मलिक उत तजार का मतलब होता है चीफ ऑफ मर्चेंट्स, है ना, व्यापारियों का व्यापारी, इस तरह की कहानी थी। बट ही वाज एट द हेल्म ऑफ ऑल द अफेयर्स, ओके। वो मिलिट्री भी कंट्रोल कर रहा था, वो इकोनॉमी भी कंट्रोल कर रहा था, वो रेवेन्यू सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा था सर, गेटिंग ओके। तो ये सब चीजें वी विल फाइंड कि ठीक नहीं थी सर, ओके। तो बाकी सारे जो लोग थे उन सबको जलन हो रही थी। अब इन्होंने प्लान किया कि क्या कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नर ने रिफॉर्म्स भी अच्छे खासे कर दिए थे। इन सब रिफॉर्म्स के कारण वी विल सी कि दक्कनियों ने सोचा कि अब क्या करेंगे। दक्कनियों ने एक दो बार रिबेलियन भी किया था। जैसे एक अहमद शाह करके एक राजा थे इनके कोर्ट के अंदर, इनके कोर्ट में जब इन्होंने दक्कन से ऊपर की तरफ गुजरात की तरफ कैंपेन किया था, करीबन 1420s के ट्रांजिशन में, तो इस कैंपेन में दक्कनियों ने कहा था कि हम लड़ाई नहीं करने देंगे, तुम ये अफाकियों से लड़ाई करवा दो सर, ठीक है ना, तुम उनको बोलो उनकी सेना लेके आ जाए, ओके।
ओके। तो वी विल कम टू नो कि इनके बीच में इस तरह की पेपे भी चलती रहती थी, जहाँ ये दक्कनी अखाकी कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली बहमनी किंगडम को वीक कर रहा था। अब देखिए कि गवान बिकेम द लाइमलाइट ऑफ द होल शो सर, ओके। और गवान मूल तरह से जिस तरह से काम कर रहे थे, उसमें महमूद गवान का एक ये भी काम था कि वो बाकी सारे स्टेट्स के साथ डिप्लोमेसी का भी गेम करे। मतलब जैसे हमने कल के क्लास के अंदर बताया था कि सदाशिव राव जो हुआ करते थे, या सदाशिव राय, नॉट सदाशिव राव सर, ओके। सदाशिव राय के कोर्ट के अंदर वो उनके मंत्री थे आलिया राम राय सर, ओके। आलिया राम राय बेसिकली डबल क्रॉस करते थे दोनों साइड के ऊपर सर, ओके। तो आलिया राम राय तो 1560s में थे, ये तो 1470s और 1480s का पीरियड है सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि महमूद गवान का भी थोड़ा बहुत काम ये था कि भाई अपने जो है वी विल सी कि बाकी सारे स्टेट्स के साथ बना के रखे कि क्या करना है क्या नहीं करना है सर, ओके। तो महमूद गवान की जो हरकतें थी वो सब नोबिलिटी को पता थी बहुत लोगों को, ये कुछ ना कुछ उधर-उधर का करता रहता है। अब महमूद गवान जो भी लिखता था वो बेसिकली अपने लेटर के ऊपर अपना एम्ब्लम और सील लगा के भेजता था सर, ओके। तो उसकी जो सील मतलब जो उसकी एम्ब्लम है जिसके ऊपर से थप्पा लग के लेटर जाता है आगे से, ठीक है। उसकी जानकारी ये दक्कनियों को थी। उन्होंने कहा कि भाई देखो ये कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी में लिखता रहता है, राजा को भी लिखता है, अंदर-अंदर भी भेजता है। तो अपन कुछ करते हैं ना गेम सर, ठीक है। तो दक्कनियों ने क्या कहा कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट है, जहाँ से ये लेटर्स इश्यू होते हैं सर, ठीक है, जिसके ऊपर सील लगाई जाती है, उसका जो गार्ड था उसको इन्होंने भ्रष्ट कर दिया। तो वो दक्कनी था, वो बंदा लोकल था। बोले तू किसके लिए काम कर रहा है? बोले गवान के लिए। बोले तू अपना है उनका है सर, ठीक है ना? देखो तुम्हारे से दिखने में भी अलग लगता है। एक्चुअली इनके बीच में एथनिक डिफरेंसेस भी थे ना। फारसी लोग और दक्कनी लोगों के बीच में दिखाव का भी फर्क है, रेशियल डिफरेंस भी है सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि हाँ, अलग थे सर, ठीक है ना? दिखते जो जेनेटिकल डिफरेंस भी थे इनके बीच में, तो वो भी एक फैक्टर आपको मिलेगा पीछे। तो ऑल ऑफ दिस वर एक्चुअली इनसिक्योर सर, ओके, द दक्कनी पीपल। तो इन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए ना, वो जो गार्ड था, उसको कहा कि तुम एक पेपर दे दो जहाँ पे इसका एम्ब्लम लगा हुआ है, क्योंकि रॉयल पेपर होता था उस पीरियड में। रॉयल पेपर में राजा का एम्ब्लम होता था, एम्ब्लम के ऊपर विल सी की नाम लिखा होता है, आपने देखा होगा ना लेटर पैड्स कैसे होते हैं, और नीचे राजा का सील लगा हुआ है, उसका स्टैम्प होगा सर, ठीक है ना, समझे? बाकी खाली रखना उसको बीच में से सर, ठीक है? बाकी सब एम्प्टी रखना, हमको एक पेपर निकाल के दे दो सर, है ना? जहाँ उसकी सिग्नेचर हो और उसका स्टैम्प लगा और ऊपर उसका एम्ब्लम रॉयल सील के साथ हो। ये सब चीजें ये दक्कनियों ने इससे निकलवा दी सर, किससे? उसकी जो ट्रेजरी या जो सील डिपार्टमेंट, जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट का चीफ था, उसके सैनिक के पास से पैसा लेके उसको भ्रष्ट कर दिया सर, ठीक है? उसके बाद दक्कनियों ने उसके अंदर का मसाला लिखा, है ना? हम कभी-कभी कहते हैं कि डोंट साइन ऑन एम्प्टी पेपर्स एंड ब्लैंक पेपर्स, इर्रिस्पेक्टिव तुम्हारा कितना भी कोई पहचान वाला हो, कभी भी खाली पेपर के ऊपर दस्तखत करके नहीं देने का सर, ठीक है, समझे? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि ये पेपर को उपयोग कब, कहाँ, कौन, कैसे कर दे सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? तो वी विल कम टू नो कि ये जो दक्कनी मोबिलिटी के लोग थे, दे वर इंडिजिनस पीपल ऑफ दैट टाइम। इनमें से काफी सारे लोगों ने ये जो पेपर निकल के आए, उन्होंने कहा कि इसमें कहानी लिखो। बोले क्या लिखेंगे? बोले इसमें कहानी लिखो कि महमूद गवान विजयनगर के राजाओं को लेटर लिखता है और विजयनगर के राजाओं को इनवाइट करता है टू इन्वेड ओवर दक्कन एंड बहमनी किंगडम्स, है ना? समझे कि नहीं समझे? और ये लेटर को पूरी तरह से पब्लिसाइज कराया जाए, जहां वी विल कम टू नो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के बेसिस के रूप में वी विल सी कि इनको अपॉइंट करेंगे सर, है ना? समझे? तो कहानी आपको ये हुई जैसे-जैसे समय गया आगे सर, ठीक है ना? समझे? वेयर वी विल सी कि द होल राइटिंग ऑफ द लेटर, है ना? इन्होंने जानबूझ के एक फर्जी लेटर बनवाया और फिर सुल्तान के सामने रख दिया। अब सुल्तान बेसिकली बौखला गया। सुल्तान वाज़ लाइक कि ये क्या है? बोले देखो ये तुम्हारा मंत्री, तुम जिसको इतना ट्रस्ट कर रहे थे, इतना तुमने क्या कह सकते हैं कि भरोसा देके इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी है, वो विजयनगर के साथ काम कर रहा है और तुमको उतराने का कार्य कर रहा है सर। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग ओवर, ओके। तो 2 कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ओके। तो सुल्तान बौखला गया। सुल्तान वाज़ लाइक कि ये क्या हो गया सर? है ना? समझे कि नहीं समझे? महमूद शाह उस टाइम पे राजा था इनका, माइनर था पहले, फिर बड़ा भी हो गया था वो भी देख रहा था कि ये थोड़ा कुछ डोमिनेटिंग हो गया गवान। तो एक दिन सुल्तान ने गवान को या गवान को बुलवाया जाता है बाय द हैंड्स ऑफ द सुल्तान कि द सुल्तान इज कॉलिंग यू, ओके। तो महमूद गवान गए उसके कोर्ट में सर, ठीक है। कहा कि जी सर आपने बुलाया मेरे को। तो सुल्तान और गवान के बीच में राब्ता हुआ, डिस्कशन हुआ। ये राब्ते के अंदर, ये डिस्कशंस के अंतर्गत वी विल फाइंड कि राजा उसको पूछता है कि गवान एक केस स्टडी देता हूँ, है ना? जीएस पेपर 4 में काम में आएगा तुम्हें। बोले अगर तुम्हारा कोई गुलाम तुमसे डिसलॉयल होता है, तुमने उसको सब कुछ दिया हुआ है और उसकी डिसलॉयल्टी का क्राइम तुम्हारे पास प्रूफ के साथ है, यू हैव गॉट एब्सोल्यूट प्रूफ, यू हैव गॉट 100% कन्विक्शन कि ये आपका गुलाम है, ये आपका सेवक है, इसने डिसलॉयल्टी की है ना? और तुम्हारे पास 100% कन्विक्शन है, तो तुम इस परिस्थिति में क्या करते? डिसलॉयल्टी इज रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। छोटी-मोटी डिसलॉयल्टी नहीं है सर, ओके, कि कहीं पार्टी करने गए थे और फिर है ना किसी और ने आपको अटैक कर दिया और आप कह रहे थे कि बीमार था, है ना? तो वैसे ही छोटा-मोटा प्रॉब्लम नहीं था कि आप है ना इग्नोर करके चले गए, वैसी छोटी-मोटी कहानी होती तो चलता सर, ये कुछ बड़ी वाली कहानी थी सर, ओके। तो महमूद गवान ने सामने जवाब दिया, बोले सुल्तान अगर क्राइम प्रूव हो रहा है और डिसलॉयल्टी की है, किसी ने भी की हो सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो गवान ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि ये किन परिस्थिति में है, पर गवान ने एक लाइन के अंदर जवाब दिया कि भई उसका जो शरीर है, वो तलवार से शायद भिड़ जाना चाहिए और उसका गला काट देना चाहिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब जैसे ही ये जवाब दिया गया, उसके बाद सुल्तान ने वो लेटर निकाला। बोले ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? बोले सर ये मेरा ही है। बोले नीचे साइन किसका है इसके ऊपर? बोले सर मेरा ही है। ये अंदर क्या लिखा गया है विजयनगर को लेके? बोले सर वो मैंने नहीं लिखा। तो बोले साइन तुम्हारा, एम्ब्लम तुम्हारा, सील तुम्हारा, विजयनगर के राजाओं के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करके यहाँ मेरी गेम करने की कोशिश कर रहे थे और आप ये कह रहे हो कि भई ये तुम्हारा नहीं है सर, क्योंकि आगे की जो कहानी है वो तो इन्होंने लिख दी थी। दक्कनियों ने सब भर-भर के सर, है ना, कि दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग एंड दे आर प्लानिंग टू डू एज़ वेल सर, गेटिंग ओवर, ओके। तो इस वजह के रूप में वी विल फाइंड कि महमूद गवान को समझ में आ गया कि ये क्या हो गया सर, ओके। तो गवान ने जवाब भी दिया उसको कि देखो सर द थिंग्स इज़ नॉट करेक्ट, व्हाट यू आर ब्लेमिंग टू मी, नो डाउट द लेटर बिलॉन्ग्स टू मी बट द राइटिंग डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू मी सर, ओके। तो सुल्तान ने कहा तुमने कहा गला काट दो सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? तुमने कहा कि ये गलत कर दो, गेटिंग ओवर, ओके। सो द सुल्तान डिड नॉट पे एनी हीड टू महमूद गवान सर, ओके। एंड सुल्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली तुमने गलत किया तो तुमको इसके बाद वी विल सी की सजा मिलेगी और इस तरह से वी विल कम टू नो कि महमूद गवान को मार दिया जाता है। कोर्ट के अंदर ही सुल्तान ने अपने गुलाम को बुलाया, कहा इसको गला काट दिया जाए, ठीक है। तो जो व्यक्ति मलिक तुजार के रूप में उभर के आया था, इसको अपॉइंट किया गया था इतनी हाई पोजीशन में सर, ठीक है, समझे? पर जाते-जाते महमूद गवान बोल के गया था कि तुम ये जो कर रहे हो, ये बहुत ही गलत कर रहे हो सर, ठीक है? क्योंकि महमूद गवान वाज़ वेरी ओल्डर देन मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम सर, ठीक है, समझे? और महमूद गवान ने ये भी कहा था कि तुम्हारी इन हरकत से तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारा पावर जो है वो खत्म हो जाएगा और वही हुआ सर, ठीक है। महमूद गवान की मृत्यु के बाद इमीडिएटली 1 साल में तो राजा मर गया, है ना? और उसके 30 सालों के अंदर पूरा-पूरा साम्राज्य टूट गया। ये क्यों टूट गया? क्योंकि ये जो दक्कनी अफ़ाकी कॉन्फ्लिक्ट थी, उसमें से कुछ अफ़ाकियों ने और कुछ दक्कनियों ने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना कर दी। तो ये जो अहमदनगर आपको अहमदनगर के साथ-साथ मैंने आपको बताया कि निज़ाम शाही जो किंगडम है या इमाद शाही किंगडम है, बरीद शाही किंगडम है, ये ऑल दिस किंगडम्स हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये सब के सब बेसिकली ये दक्कनी अफ़ाकी कंट्रोवर्सी से ही आएँगे सर, समझे? एंड इस तरह से 1480s के ट्रांजिशन के बाद, है ना, समझे? विल सी कि देयर इमर्ज्ड अ ह्यूज वैक्यूम और ये वैक्यूम 1482 से शुरू हुआ और 1518 और 1527 तक आते-आते इनका डिक्लाइन चला गया। अब डिक्लाइन में क्या होगा सर, ठीक है? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि फ्रॉम 1482 टिल 1517 सर, ओके, हमें देखने को मिलता है कि इस पीरियड में महमूद शाह करके एक राजा तो आया पावर के ऊपर, बट ड्यूरिंग हिज पीरियड वी विल कम टू नो कि इसकी पर्सनल कैरेक्टर भी बहुत कमजोर थी और साइमल्टेनियसली हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि नोबिलिटी के अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 धड़े बन गए थे, दक्कनियों को लगा हम जीत गए
अफाकीज को लगा हमारे साथ गलत हो रहा है सर, ठीक है, वेरी ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि एक दूसरे के ऊपर गेम होती रही सर। सो द फ्यूड्स ऑफ द दक्खनी वर्सेस द फॉरेनर्स कंटिन्यू टू हैपन, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि द नोबिलिटी स्टार्टेड कार्विंग आउट देयर ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द रीजंस दैट दे वर ऑपरेटिंग। तो कहानी ये हुई कि 1518 तक आते-आते बहमनी सुल्तान के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस हो रही थी। ये क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से महमूद शाह की खुद की अथॉरिटी बहुत नॉमिनल हो गई थी और वो बीदर के आजू-बाजू में रूल कर रहा था। उसकी कोई हेकड़ी नहीं थी कि वो बीदर के बाहर जा पाए सर। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि द दक्कनी स्टार्टेड प्लेइंग देयर गेम, और इस तरह से ये जो इंडिपेंडेंट नोबिलिटी थी वो अपने आप की इंडिपेंडेंस की एस्टैब्लिश करेगी। इनफैक्ट इस दौर में ही इन्होंने स्टेट बनाने की शुरुआत की थी। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए कि आदिल शाही किंगडम है, जो निकल के आया था बीजापुर के अंदर। ये जो आदिल शाही किंगडम बीजापुर के अंदर निकल के आया, ये 1490 के अंदर ही अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है। यूसुफ आदिल शाह करके एक राजा था, उसके बाद फिर इब्राहिम आदिल शाह सबसे प्रोमिनेंट। यूसुफ आदिल शाह 1490 के बाद, मतलब इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ गवान, ही विल बी ब्रेकिंग हिमसेल्फ, ओके, गेटिंग ओपन, ओके, एंड ही विल बी एस्टैब्लिशिंग हिज ओन किंगडम। इज लाइक मैं क्यों करूं, ओके। वी विल फाइंड कि ये खुद भी अफाकी था, मतलब शिया कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा था। और इस तरह से हमको ये पता चलता है कि धीरे-धीरे द अफाकी दक्कनी कंट्रोवर्सी क्रिएटेड वन ऑफ द वैक्यूम्स, ओके ना, समझे। ये वैक्यूम्स के कारण फाइनल सेंस के अंदर अलग-अलग किंगडम्स बनने की शुरुआत हुई। आदिल शाही किंगडम 1490 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके कारण जो आपका इमीडिएट राजा जो था, जो चाहता था कि बीजापुर उसके कंट्रोल में रहे, तो इनके बीच में बंदर-बंदर लड़ाई हो जाएगी, है ना। सो दे विल बी फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। वैसे ही हमें पता चलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम निजाम शाही किंगडम निकल के आया। ये निजाम शाही किंगडम यूसी के अहमदनगर के अंदर निकल के आता है। जब ये निकल के आया अहमदनगर के अंदर, ये भी 1490s के दौरान ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इनको भी मजा आ गई कि बोला कि देखो हम भी इंडिपेंडेंट करेंगे, है ना। इसी कंटिन्यूएशन में हमें पता चलता है कि बेरार यानी कि नागपुर वाला जो स्टेट है, वहाँ इमाद शाही निकल के आया। ये भी 1490 के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। इसी तौर के ऊपर कुतुब शाही डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। कुतुब शाही केम इन गोलकोंडा। ये भी विल सी की तुर्किश ओरिजिन और शिया ओरिजिन की डायनेस्टी थी। ये भी 1500 के आसपास अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं सर, ओके। तो ये चार डायनेस्टीज इमीडिएटली आप देखोगे 1490 से लेके 1510 तक आते-आते अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही है। और इनकी पॉलिटिकल स्ट्राइफ वी विल कम टू नो कि ये चारों की चारों फॉरेन ओरिजिन की डायनेस्टी के रूप में एस्टैब्लिश होती है सर, गेटिंग ओके, ओके। आप समझिए कि इनमें से ज्यादातर लिंकेजेस जो थी वो फॉरेन ओरिजिन की थी सर, समझे। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि ये वो लोग थे जो मेनली गवर्नर्स के रूप में या इनके फोरफादर्स जो थे वो ट्रेडर्स के रूप में या फाकीज के रूप में, परदेसी के रूप में आए थे सर, ठीक है। ये एडवेंचरस लोग थे और इन्होंने ही धीरे-धीरे अपनी जो डोमिनेशन है वो एस्टैब्लिश की थी सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि दक्कनी जब इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो दे विल बी फॉर्मिंग देयर न्यू आइडेंटिटी एंड दे विल बी फॉर्मिंग देयर न्यू स्टेट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये चार किंगडम निकल के आए। ये चारों के चारों किंगडम इकट्ठा करके 1518 तक आते-आते वी विल फाइंड कि इनके ही इमीडिएट राजा के सामने विद्रोह कर देते हैं। क्योंकि मोहम्मद शाह को उस पीरियड के अंदर दक्कनी नोबिलिटी ने चढ़ाया था कि भाई तू कर क्या रहा है? ऐसा कैसा राजा है तू? है ना? तुम्हारे सामने तुम्हारी नोबल्स अपना स्टेट क्रिएट कर रहे हैं सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि 1518 के बाद इनके अंदर लड़ाई में विजयनगर को भी किंग मेकर बनने का मौका मिला। तो मैंने बताया था कि कृष्णदेव राय के कंटेम्परेरी थे जब ये स्टेट्स बन रहे थे। और कृष्णदेव राय अपने आप को कहते हैं यवन राज्य स्थापनाचार्य, कि मैंने यवनों की राज्य की स्थापना करने में मदद किया क्योंकि ये चार किंगडम्स इकट्ठे करके अपने ही राजा के सामने विद्रोह करेंगे, है ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि 1518 के बाद कृष्णदेव राय का होल्ड बहुत बढ़ा और ये जो नए किंगडम्स थे इनकी भी सर्विस की जाएगी एट टाइम्स ऑफ कृष्णदेव राय। और ये बीजापुर को या बेसिकली ये आपके मोहम्मद शाह को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे कि देखो मैं तुम्हें मदद करता हूं एस्टैब्लिश करने के लिए, गेटिंग ओके। सो दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये जो किंगडम्स है वो फाइनली टूट जाते हैं। एंड धीरे-धीरे करके 1525 के अंदर या 1524 के अंदर इनके लास्ट राजा की जब मृत्यु हुई तो उनमें से वी विल सी कि बीदर नाम का किंगडम अलग हुआ। आप देखिए कि टोटल 5 शाही किंगडम्स है। 5 शाहियों में से 4 शाही 1490 से लेके 1510 तक बन चुके हैं। उसमें वी विल सी कि गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर ये 20 साल में ही बन गए। सॉरी बीदर नहीं, ये बेरार सर, ठीक है। पर बीदर एक ऐसा स्टेट निकल के आया जो 1524 के अंदर और 1524 के बाद बन के आया। क्यों? क्योंकि बीदर वाज द इंपीरियल कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम। सो टिल द टाइम बहमनी किंगडम वाज अलाइव, हाउ कम अ बीदर सल्तनत कैन फॉर्म? समझ में आया कि नहीं आपको? बहमनी सुल्तान जब तक जिंदा है तो तब तक क्या करोगे सर? ओके। तो जिस दिन बहमनी किंगडम का डिक्लाइन हुआ तब जाके बीदर के अंदर बरीद शाही डायनेस्टी निकल के आती है। तो देयर वाज अ रूलर कॉल्ड एज़ अमीर अली बरीद, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश करेगा सर, ओके। और इस तरह से वी विल सी कि बीदर की सीट जो है सबसे लास्ट निकल गई क्योंकि बीदर वाज द इंपीरियल कैपिटल ना। बीदर तो क्या था? इंपीरियल कैपिटल था। सो बीइंग द इंपीरियल कैपिटल इट वाज बट ऑब्वियस कि बीदर तो सबसे लास्ट में ही छूटेगा, जब तक आखिर का राजा जिंदा रहेगा तब तक तो ये चलते रहेंगे। तो महमूद गवान के मृत्यु के 30 साल के अंदर, है ना, महमूद गवान ने प्रेडिक्ट भी किया था कि राजा तुम ये कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो और तुम्हारी तो मृत्यु होगी। इसके साथ-साथ यही कहानी आपको यहाँ से मिलती है। तो आई गेस जेएल मेहता ने या किसी ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि टोटल इनके यहाँ कुछ 19 राजा है, क्या कह सकते हैं पूरे बहमनी सल्तनत में। 19 में से कुछ 6 राजाओं का मर्डर हो गया, 3-4 को हटा दिया गया, 1-2 की आंखें फोड़ दी गई सर, है ना, समझे नहीं समझे? एंड वी विल कम टू नो कि ओवरऑल आउट ऑफ 19 हार्डली 1-2 राजा ऐसे थे जिनका नेचुरल ट्रांजिशन हुआ था सर, गेटिंग ओवर। और इस तरह से वी विल कम टू नो कि पूरी की पूरी बहमनी किंगडम जो है उसका डिक्लाइन हुआ। ये किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि यहाँ से ये कैसे दक्कनी स्टेट का इमर्जेंस होता है। तो आपको 2 प्रकार के सवाल आपको आएँगे सर, है ना, समझे नहीं समझे? कि हाउ डिड द दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी लेड टू द ग्रोथ ऑफ द दक्कनी सल्तनत in South India or political changes in South India, yeah, political changes in the basically or emergence of new states in the mid 15th century sir, or the early 16th century okay ना समझे कि दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी या दक्कनी अफाकी विवाद का परिणाम दक्षिण भारत के अंदर नए राज्यों के उद्भव में परिणमित होता है ना, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, डिस्कस गिविंग एग्जांपल्स। तो आपको लिखना है कि भाई व्हाट वाज द दक्कनी अफाकी कंट्रोवर्सी, हाउ दक्कन बिकेम वन ऑफ द मेजर सेंटर एज वेल सर, है ना। एक्चुअली दक्कन में 2 प्रकार के लोग थे ना, देयर वर इंडिजिनस दक्कनी पीपल एंड देयर वर सर्टेन क्लास ऑफ दक्कनी पीपल हु केम विद मोहम्मद बिन तुगलक इन 1330s एंड 1320s। एक इंडिजिनस लोग थे जो धीरे-धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में उनका पार्ट बन गए थे सर। और कुछ लोग ऐसे थे जो एमबीटी के साथ आए थे सर, है ना। इंडिजिनस मतलब जो दक्कन के ही थे सर। एंड वी विल कम टू नो कि एमबीटी के साथ आने वाले इंडिजिनस ये सबके बेसिकली रिलेशंस तो एक हो गए, पर जैसे वो बाहर वाले आए तब इनकी जाके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है सर, है ना, समझे। तो बहमनी किंगडम के एक्सपेंशन में भी अफाकीस का रोल प्ले है और ये लेगेसी आगे भी कंटिन्यू रही महमूद गवान के बाद भी, क्योंकि आफ्टर महमूद गवान देयर वाज अ इथोपियन हबशी, हबशी इसके लिए ट्राइब से बिलोंग कर रहा था। जहांगीर के सामने लड़ने की कोशिश करेगा निजाम शाहियों का प्राइम मिनिस्टर बनके और लेटर ऑन निजाम शाहियों का राजा ही बन गया था। क्या नाम था उसका पता है कि नहीं पता सर? ओके। देयर वाज अ अबिसिनियन स्लेव हु केम टू इंडिया, है ना। ही बिकेम द रूलर ऑफ द निजाम शाही दैट इज अहमदनगर स्टेट और जहांगीर के नाक में दम कर दिया था पूरे दक्कन के अंदर से, ठीक है, समझे। वीर जुमला थोड़ी था सर, वो तो अलग कहानी है। मलिक अंबर, समझे नहीं समझे? जहांगीर पेंटिंग बनाता है
बोले इसके तो गला काट के इसके ऊपर मैं हेडशॉट मारूंगा सर। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इस तरह से इनकी एंट्री हुई, इनके बीच में डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस के साथ साथ विल सी कि दक्कनी अफा की कंट्रोवर्सी आपको यहाँ से मिलेगी और अंदर अंदर लड़ाई आपको देखने को मिलती रहती है सर, ठीक है ना समझे। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि गवान की मृत्यु के बाद ये सब कुछ हुआ है, एवरीथिंग हैज हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ गवान ओनली सर, याद रहेगा आपको सर, ओके। तो महमूद गवान वाज ओरिजिनली द मलिक तुजार, ही एक्चुअली क्रिएटेड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसी के कोर्ट में काफी सारी चीजें रिफॉर्म होती रही, इसके कोर्ट में दक्कनी लोगों की बिगुड़ी बसती है और अरबिक और पर्शियन ओरिजिन नॉवेल्स की एंट्री ज्यादा हुई, इसमें शिया सुन्नी कंट्रोवर्सी होती है। ये रिफॉर्म्स भी करता है, एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की कोशिश करता है, विजयनगर के सामने भी लड़ाई करेगा, मालवा के सामने भी लड़ाई करेगा, नए फोर्स को डेवलप किया है, इसके समय पे गन पाउडर का भी यूज हुआ एंड ग्रेजुअल सेंस के अंतर्गत ये जो न्यू वर्सेस ओल्ड की कंट्रोवर्सी है बड़ी भारी पड़ गई और भारी पड़ते 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 दक्कनियों ने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया एंड वी विल फाइंड कि एग्जीक्यूशन के रूप में मैंने बताया वो लेटर की पूरी प्लानिंग की गई थी, उसको मरवाया। मरते मरते इसने कहा था कि भाई देखो मैंने तो अपनी जीवन यहाँ पे दी है सर, ओके। आई गिव माय होल लाइफ टू द बहमनी किंगडम बट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू मी, ये गलत होगा और आपको उसको भुगतना पड़ेगा और यही हुआ सर, ठीक है ना समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम महमूद शाह पावर के ऊपर तो आया बट ही डिड नॉट हैव काइंड ऑफ क्वालिटीज, ओके। एंड 1518 तक आ जाता है, ये टूट गया। इसमें याद रखना आपका बीदर सबसे लास्ट में निकल के आएगा। क्यों लास्ट में निकल के आएगा? क्योंकि बीदर यूज्ड टू बी द सीट ऑफ द कैपिटल। तो महमूद शाह के बाद एक और लास्ट में एक राजा था, बस सबके सब याद नहीं रखते हम, कितने याद रखेंगे सर, ठीक है। इसमें एक ही व्यक्ति को याद रखना है, महमूद गवान, दैट इज द पीरियड ऑफ 1460 टू 1480, ओके ना समझे। क्योंकि वी विल सी दैट बीदर यूज्ड टू बी द लास्ट सीट, ओके। तो उसमें से सुल्तानत जो दक्कनी स्टेट है वो बहुत बाद में निकल के आता है सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से इनकी डिक्लाइन हुई और ये डिक्लाइन के अंदर पूरी जो है फरिश्ता ये बताने की कोशिश करेगा सर, ओके। हमें इसमें से दो चीजें देखनी है, जो नेचर ऑफ पॉलिटी है वो है दक्कनी अफा की कंट्रोवर्सी। इसके अंदर से हमको ये भी देखना है कि ये मूलतः से कैसे स्टेट चलता था। ये स्टेट अभी भी बेसिकली थियोक्रेटिक स्टेट ही था। थियोक्रेटिक स्टेट क्यों था? क्योंकि ज्यादातर जो रूलर्स थे दे वर ट्राइंग टू अपीज द नोबिलिटी एट दैट टाइम एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि जजिया और बाकी सारी जो स्टेट पॉलिटिक्स थी जो हमने पहले भी डिस्कस की थी वो सब आपको यहाँ से मिलेगी। मुस्लिम नोबिलिटी को प्रभाव करना और उसमें भी शिया सुन्नी की भी गेम होती रहती थी, आपको मिलती रहेगी सर, है ना समझे। ओरिजिनली वी विल फाइंड कि दे केम टू द साउदर्न पार्ट ड्यूरिंग द एमबीटी पीरियड, ओके। एंड ग्रेजुअल सेंस के अंदर वी विल फाइंड कि दक्कन के नेटिव लोगों के साथ सेटल हुए तो इनके बीच में रोटी बेटी का संबंध बन गया है और इस तरह से वी विल कम टू नो कि इनकी एंट्री हुई सर, ओके। ग्रेजुअल सेंस के अंदर जब बहमनी किंगडम की डेवलपमेंट हुई तो बहमनियों ने फिर से फॉरेनर्स को भी इंक्लूड करने की शुरुआत की। यही कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताया कि इनके बीच में होती है कि परदेसी आफाकी इनकी संख्या कम थी पर पावर ज्यादा था, है ना। और विदेश के भी थे तो बहुत सारी डिफरेंसेस आपको मिलती है, जेनेटिक डिफरेंस थे, कल्चरल डिफरेंस थे, ये पोजीशंस पे बहुत अच्छे हुआ करते थे। दक्कनियों के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था, बोले ससुर हमारा कट गया, बोले संख्या हमारी ज्यादा, मेहनत हमने किया, किंगडम को एस्टैब्लिश करने में हमने मदद की सर, ठीक है ना समझे। क्योंकि एमबीटी के बाद ये जमीन को जीतना भी बहुत टफ था सर, ओके। तो कंटीन्यूअसली ब्लडशेड एज वेल, तो बोले हमने इतना संघर्ष करके डोमिनेट करवाया और जब अब मलाई की बात आ रही है तो किसी और को मिल रही है सर, तो ये तो जीवन का बेसिकली फलसफा है ये सर, ओके। कि कोई और मेहनत करता है, कोई और उसको चारा कोई और खाएगा सर, ठीक है। घास किसी और ने उगाया है तो यही इनके यहाँ से भी आपको मिल जाता है। तो दक्कनियों को लग रहा था कि यार ये तो गलत है ना सर, ठीक है। तो दक्कनीज ने रेबेलियन काफी बार किया था सर, है ना समझे। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि दिस विल लीड टू द डाउनफॉल। दिस डाउनफॉल विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ये जो नए स्टेट्स थे इसमें मैंने आपको बताया कि आदिल शाही सबसे पहला किंगडम था, फिर कंटेम्पररी के अंदर निजाम शाही बन के आया सर, ठीक है ना समझे। फिर वी विल सी कि इमाद शाही बन के आता है सर, है ना समझे, जो बेरार में था। फिर कुतुब शाही गोलकोंडा के अंदर निकल के आया सर, ठीक है ना समझे। वी विल फाइंड कि कुतुब शाही गोलकोंडा के अंदर निकल के और फाइनली 1527 के बाद वी विल फाइंड कि बरीद शाही निकल के आया। क्यों? क्योंकि 1524 के आसपास ये डिक्लाइन में गया सर, और ये डिक्लाइन में जाने के बाद तब जाके बरीद शाही आया कि भाई देखो अब हम भी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो मैंने बताया अली बरीद करके, इमाम अली बरीद करके लीडर थे, वो एस्टैब्लिश करते हैं सर, ठीक है ना समझे। तो ऐसे हमको याद रखना है। इनमें क्या-क्या चीजें याद रखेंगे? तो जैसे आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा नहीं। अच्छा, इनके यूनिट को कहते थे तरफ सर, द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट सर, ओके। तरफ इज वी विल फाइंड कि द प्रोविंशियल यूनिट ऑफ दैट टाइम सर, ओके। तो जो ऑफिशियल था उसको तरफदार कहते थे ना, सूबेदार या तरफदार कहते थे। बाकी हमें ये पता होना चाहिए कि इनके समय भी गन पाउडर का काफी मात्रा में यूज हुआ था। इनफैक्ट द स्टेट आल्सो यूज्ड द तुर्किश एंड पोर्चुगीज एक्सपर्ट्स, ओके ना, फॉर लेटर पीरियड्स एज़ वेल। पोर्चुगीज आ चुके थे बाय द टाइम, तो उनका भी उपयोग करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे सर, ठीक है। दूसरी कहानी वी विल फाइंड कि अमीराए सदा करके एक टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली चीफ के लिए यूज हो जाती है। दिस टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड मेनली फॉर द विलेज चीफ, ओके ना। तो 100 गांव के बीच में मुखिया था। एडमिनिस्ट्रेशन में वकील, वजीर, बख्शी, काजी वही है सर, ठीक है ना, सेम ओल्ड। दबीर है, दबीर इज अ टर्मिनोलॉजी। इनफैक्ट इनमें से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको मिलेगी, है ना, तो हमें उसकी थोड़ी बहुत कहानी पता होनी चाहिए। इसके सिवाय मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड सर कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। बट दो चीजें हमें याद रखनी है कि एक तो कैश में ये लोग ठीक-ठाक सैलरी दिया करते थे। लैंड भी थी क्योंकि तरफ जो था इट वाज अंडर द प्रोविंशियल कंट्रोल, ओके। गन पाउडर का यूज ये लोग करेंगे। बॉडीगार्ड की कहानी मिलती है। कमांडर ऑफ आर्मी जैसे आमिर उल उमरा यूज्ड टू बी द मेन लीडर ऑफ आर्मी। इनफैक्ट आमिर उल उमरा भी काफी बार आफाकी ओरिजिन से मिल जाएगा, तो उसमें भी दक्कनियों को मिलता लगता था कि बोले ये क्या हो गया हमारे साथ सर, ओके। तो ये सिग्निफिकेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलता रहेगा, हमें थोड़ी बहुत आइडिया रहनी चाहिए। इनके यहाँ वी विल सी कि पोर्ट्स भी अच्छे खासे थे, मतलब खास करके आप देखोगे तो दबुल करके एक पोर्ट था सर, है ना, देवुल या दबुल कहते थे, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में आपको मिलेगा। उसके थ्रू लोग व्यापार करते थे और फिर ट्रेडिंग में विजयनगर के नजदीक में थे तो उनके एक्सचेंजेस भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं सर, ठीक है ना। तो स्पाइसेस है और बाकी सारी वस्तु, उसमें जो रशियन है निकितिन ने काफी सारी चीजें बताता है कि भाई हाउ इकोनॉमी वाज एक्सपांडिंग, ओके। और लैंड रेवेन्यू भी ठीक ठाक थी क्योंकि महमूद गवर्न ने सब रेवेन्यू सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की कोशिश की, बट बहुत ही ज्यादा आप देखोगे तो एडवांस नहीं थे जितना विजयनगर हुआ करता था सर, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोसाइटी बड़ी कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन क्यों? क्योंकि वी विल कम टू नो कि इसमें मुस्लिम्स भी थे, इसमें हिंदूज भी थे, इरानियंस भी थे, ट्रांसओशियाना रीजन, सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, इराक से आए थे, एबीसिनिया इथियोपिया से भी आएंगे सर, ठीक है ना समझे। इसमें अफाकी पॉपुलेशन भी थी और दक्कनी पॉपुलेशन भी थी सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इसमें शियाओं का प्रभाव बहुत था। एक्चुअली में आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो है वो शिया सेंट्रिक सोसाइटी आपको बनता है और दक्षिण भारत के अंदर ये जो दक्कनी स्टेट्स भी निकल गए वो सब के सब शियास थे, ओके, है ना। अभी आदिल शाही, निजाम शाही, उनको हम लोग मिडिवल में आगे पढ़ेंगे मुगल्स के समय पे। औरंगजेब की इनके प्रति बड़ी नफरत थी, उसके पीछे का एक कारण वो था शिया ओरिजिन का इनका होना सर, ठीक है। तो औरंगजेब बेसिकली क्योंकि औरंगजेब सुन्नी था ना, तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी आपको यहाँ से मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट शियास के प्रति राजाओं का इतना प्रभाव था कि जैसे करबला है, करबला इज अ वेरी लाइक नो इंपॉर्टेंट प्लेस इन द शिया हिस्ट्री कि वहाँ पे लड़ाई हुई थी और हजरत हुसैन साहब की मृत्यु हो गई सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि करबला में जो श्राइन है उसके रिनोवेशन के लिए और उसको रीडेवलप करने के लिए यहाँ भारत से इन लोग ने ये बहमनी सुल्तान से हेल्प भी की थी सर, ठीक है। तो बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी अलग तरह से आपको मिलती है। भाषा भी अलग अलग थी यहाँ पे क्योंकि तब कन्नड़ा तेलुगु लैंग्वेज का विकास हो चुका है। दक्कनी उर्दू आई थी सर, ओके। फारसी भाषा भी चलती थी क्योंकि ईरान से आए थे और एक रीजनल लैंग्वेज थी मराठी सर, ठीक है, उसका भी ग्रोथ होगा। इनफैक्ट इसी दौर के अंदर सूफी संप्रदाय भी आए सर, ओके। तो ये बंदा नवाज गेसुदारास हुआ करते थे, ये वाज अ सूफी सेंट, ओके। सो ही सेट हिमसेल्फ एट गुलबर्ग, तो गुलबर्ग और उसके बाद उनके श्राइन की बड़ी पॉपुलैरिटी हुई सर, ओके। तो एक
कॉम्प्लेक्स क्या कह सकते हैं कि एक बेसिकली हिंदू मुस्लिम या इंडो इस्लामिक कल्चर भी आपको यहाँ से देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है ना, समझे। सो द सूफीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, है ना, समझे, एंड दे प्लेड अ रोल इन द स्प्रेड ऑफ इंडो पर्शियन कल्चर, ऑल्सो दे लेजिटिमाइज द बहमनी सुल्तान एज वेल सर, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली वी विल फाइंड कि दे क्रिएटेड अ न्यू परसेप्शन अबाउट द स्टेट इन दिल्ली सल्तनत, है ना, क्योंकि एमबीटी ने इनको बेसिकली यूज ही किया था सूफियों को टू स्प्रेड द डोमिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत सर, है ना, क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हुआ करते थे इस तरह से। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बाकी तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस आपको मिलेंगे, मैट्रिमोनियल रिलेशंस में विजयनगर के साथ, जैसे विजयनगर के अंदर हमें पता चलता है कि इन्होंने रोटी बेटी के संबंध भी बनाए थे। उर्स बेसिकली सूफी संतों की जो जयंती होती है उनको सेलिब्रेट किया जाता था। जंगम सेलिब्रेशंस आपको मिलेंगे, ये बेसिकली लिंगायत समुदाय के लिए बड़े प्रोमिनेंट थे सर, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द ओवरऑल बहमनी सल्तनत सोसाइटी। तो फैक्चुअली थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा नहीं तो हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। एक सवाल आपको पूछा गया है वो है एजुकेशन एंड लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट हैज बीन द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग इन द बहमनी सल्तनत, है ना। वो भी ऑड वन आउट था सर, है ना, समझे, कि ये पूछा गया कि फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवान की फील्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर बताइए सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ एजुकेशन, तो ऑब्वियस है कि हमने दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, एजुकेशन भी देखा था कि एक इंडिजिनस एजुकेशन होगा और एक अपना जो बेसिकली ये सुल्तान अपने लेके हिसाब से आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी वही कहानी मिलती है। तो इंडिजिनस एजुकेशन तो धीरे धीरे इन्होंने ये क्या कह सकते हैं कि अपने हाथ में लिया और उसके बाद दे केम अप विद देयर ओन वे ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज वेल, ठीक है। तो महमूद गवान को ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट बताती है कि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चीजों को पढ़ाना है। तो इसमें दो प्रकार की एजुकेशन आपको मिलती है, ठीक है ना, पर्शियन एजुकेशन एंड साइमल्टेनियसली विल आल्सो फाइंड रिलीजियस एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ अरबिक एजुकेशन सर, ठीक है। बेसिकली अफाकीज आए थे, ईरान से आए थे, ईरान में शिराज था, है ना, तो वहां से बहुत सारे स्कॉलर्स और फॉरेस्टिक आइडियाज लेके आए, तो उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरी इन्होंने क्या काम किया कि टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स दे वर गिवन लैंड ग्रांट्स, ओके, दे वर गिवन मॉनेटरी हेल्प एज वेल, क्योंकि स्कॉलर्स तभी आएगा ना जब उनको कुछ मिलेगा ऑप्शन से। अगर आप उनको कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल या कोई भी हेल्प नहीं करोगे, हाउ द स्कॉलर्स विल कम टू यू सर, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टिपेंड्स देने की शुरुआत की, लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की, इनको जॉब्स में इंक्लूड करना शुरू किया, सिविल सर्विस में इंक्लूड करना शुरू किया, तब जाके डेवलपमेंट होता है। तो गवान ने बीदर में एक मदरसा बनाया था, ठीक है ना। सो ये बीदर का मदरसा बड़ा सिग्निफिकेंट था क्योंकि दिस एक्चुअली लेड टू द ग्रोथ ऑफ द इस्लामिक लर्निंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, क्योंकि होगा क्या कि किंगडम बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाएगी इफ यू डू नॉट हैव इंटेलेक्चुअल पीपल अराउंड यू एज वेल। दूसरी एजुकेशन के थ्रू यू आर एबल टू गवर्न एंड क्रिएट अ गुड नंबर ऑफ पीपल हु विल बी अब्सॉर्ब्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एज वेल सर, ठीक है। तो इस तरह से स्कॉलर्स को बुलाया, इंटरनली बुलाया, एक्सटर्नली बुलाया, लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की, धीरे धीरे इनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करने की शुरुआत की एंड किंगडम गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इस्लामिक लर्निंग सर, ठीक है। तो देयर वाज अ मदरसा दैट वाज फाउंडेड बीदर सर, ओके, जहां पर्शियन और अरबिक स्टडीज की जाती थी। हमने पहले भी कहा था कि दो है, जो रिलीजियस एजुकेशन है वो अरबिक में है और जो नॉन रिलीजियस एजुकेशन है खास करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो किसमें है सर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पर्शियन लिटरेचर सर, ओके। तो इस तरह से शुरुआत हुई, फिर और भी लोग आएंगे सर, है ना, समझे। सो देयर बी पीपल कमिंग फ्रॉम गुजरात, देयर बी पीपल कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ से जो अरबी और फारसी लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक तो ये डेवलपमेंट आपको मिलता है। दूसरा कंटेम्परेरी टू दैट इनके यहाँ पे ही विल सी कि उर्दू लैंग्वेज का भी ग्रोथ मिलेगा सर। पर ये उर्दू वी विल फाइंड की दूसरी प्रकार की उर्दू, इसको कहते हैं दक्कनी उर्दू सर, है ना। दक्कनी उर्दू आज की तारीख में भी हैदराबाद में बोली जाती है सर, है ना, बैंगन, है ना, समझे, समझे कि विल से कोई क्या बैंगन सर, तो वी विल फाइंड की इट्स वेरी स्वीट लैंग्वेज, ओके ना, समझे, है ना। एंड वी विल फाइंड की ये स्वीट लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि लोकल जो डायलेक्ट्स है उसके साथ मर्ज हुई थी सर, है ना। लोकल डायलेक्ट्स के साथ मर्ज होते तो हैदराबादी उर्दू का डेवलपमेंट हुआ। तो मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इन सब की जो लिंग्विस्टिक टच है वो भी इसके अंदर से ऐड हो जाती है। तो सूफियों ने भी रोल प्ले किया है, उर्दू का भी ग्रोथ होगा। तो इसमें पर्शियन पर्शियन के साथ-साथ वी विल सी कि अरबिक और उर्दू ये तीन साहित्य बना। उर्दू के साथ-साथ वी विल आल्सो सी रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रोथ हुआ। पर स्टेट के द्वारा कोई रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ नहीं होगा सर, ठीक है, बिकॉज़ इन द पैरेलली और इन द हिंसाइड द भक्ति मूवमेंट वाज टेकिंग प्लेस। So because in the inside the bhakti movement was taking place, the bhakti saints were contributing to the regional language. जैसे मराठी में आप देखोगे तो एकनाथ के बाद वाला जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें बहुत सारे भक्ति संत थे जो वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे, विठल को मानते थे इष्ट देव के रूप में। तुकाराम बाद में आया सर, तुकाराम 17th सेंचुरी में है ना, तो 1600 के ट्रांजिशन या 1500 के बाद के पीरियड में। तो अभी तो हम लोग 14th एंड 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें वी विल सी दैट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ रीजनलाइजेशन एज वेल, रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये स्टेट्स के अंदर आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है, समझे। इनको देख के ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि बाकी सारे स्टेट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया सर, ओके। कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इन्होंने भी कहा कि हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हम भी बनाएंगे सर, हमारे पुराने शासक बना रहे थे, हम क्यों ना बनाएं सर, ठीक है। तो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी काम किया, इन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम लिटरेरी ट्रेडिशंस के ऊपर भी काम किया। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इनके पीरियड के अंदर पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर को भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। सो ग्रेजुअल सेंस के अंदर दी सक्सेसर स्टेट्स, ओके ना, समझे, वो भी डेवलप करते हैं। सैकड़ों किताबें लिखी गई, जैसे मैंने आपको बताया बुरहान मसीह या फरिश्ता की गुलशन इब्राहिमी सर, ठीक है, समझे, इब्राहिम आदिल शाह के कोर्ट में बैठते थे, तो फरिश्ता तब इनके कोर्ट में आके लिखेंगे, है ना, 17th सेंचुरी में, 1600 के बाद, और लिखेंगे क्या, मतलब 1500 के बाद, 16th सेंचुरी के ट्रांजिशन, ये देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये दिल्ली सल्तनत ऐसे निकल के आया, ठीक है ना, समझे। तो ये स्टोरी आपको मिलती है और फिर एजुकेशन और उर्दू की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ती है कि उर्दू बिकेम द स्टेट लैंग्वेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सर। एक्चुअली में कहानी आप समझने की कोशिश करी कि उर्दू एट दैट टाइम वाज नेवर द स्टेट लैंग्वेज ना। हमें कहाँ पे उर्दू बेसिकली स्टेट लैंग्वेज के रूप में मिलती है नॉर्थ के अंदर। नो डाउट उर्दू इमर्ज इन द नॉर्दर्न पार्ट ना, अलाउद्दीन खिलजी के कैंप्स में बन के आई थी, बट वो स्टेट लैंग्वेज तो थी नहीं सर, ओके। बट नाउ वी विल फाइंड कि उर्दू आल्सो इमर्ज एज स्टेट लैंग्वेज। तो उर्दू लैंग्वेज का ग्रोथ आपको बहुत देखने को मिलता है और इससे ही वी विल फाइंड कि दखनी जो स्टेटस है वो अलग तरह से निकल के आएगा। तो इसमें सूफी है, बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम है, सबको याद नहीं रहेंगे, बट हमको ये लिखना है कि एजुकेशन और लर्निंग में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। आपको क्या पूछा है कि भाई फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवान की फील्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर कंट्रीब्यूशन बताइए। तो दो ही थी, बाय सेटिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इनवाइटिंग स्कॉलर्स एंड गिविंग पैट्रोनेट टू देम। हाउ, है ना, बाय गिविंग देम स्टिपेंड्स, बाय गिविंग देम लिबरल लैंड ग्रांट्स, आल्सो इंक्लूडिंग इन द पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेसी फेज, है ना। दो बात, तीन बात होगी। उसके बाद आप लिखोगे कि इसकी इंपैक्ट क्या हुई। इंपैक्ट हुई द ग्रोथ ऑफ मदरसा एजुकेशन, जो स्टेट के लिए बड़ा काम में आया, मकतब एंड मदरसा जो मॉस्क के साथ थे, दक्कन के अंदर कंसोलिडेशन हुआ, गेटिंग अपार्ट, ओके। इससे ही अरबिक एजुकेशन वी विल सी कि अरबिक एजुकेशन के साथ पर्शियन एजुकेशन का ग्रोथ हुआ। पर्शिया क्योंकि इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, खास करके सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, तो इट बिकेम सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग इन साउथ इंडिया, ओके। इससे दो फायदे हुए, स्टेट का कंसोलिडेशन भी होता है एक साइड के ऊपर, और जितना नॉर्थ के अंदर इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया उतना साउथ में बनता है। आप देखिए इन नॉर्थ इंडिया वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ सेंटर ऑफ एजुकेशन लर्निंग, बट इन साउथ इंडिया वी डू सी बीदर एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। आप बीदर देखोगे तो फिर उसके बाद फिर बीदर में कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ। जैसे एक है बिदरी आर्ट, वो मुस्लिम कम्युनिटी बनाती है, उसको इस बार पद्मश्री मिला उनके चाचा को। चाचा का इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, बोले इतने सालों से मैं लेटर लिख लिख के थक गया, अलग अलग डिपार्टमेंट को मैंने एड्रेस किया कि देखो आई आई हैव दिस आर्ट ऑफ बिदरी आर्ट। बिदरी आर्ट पता ही नहीं, पता है ना, मेटल के ऊपर टोन्स के करते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते हैं। तो वो चीजा बोलते हैं कि सरकारें आई और गई, मैं 25 साल से लोगों को लिख रहा हूँ और मेरे पीएम के प्रति मेरा जो विचार था थोड़ा पॉलिटिकल इंक्लाइन कुछ अलग थे। तो कहते हैं कि इतनी सरकारें आ गई और ये जिस पीएम को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता था, है ना, वो खुद लिखते हैं, वो खुद बोलते हैं, इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, बोले उनकी सरकार ने ही मेरे को पद्म दिया सर, है ना। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है। जो सीधा वो खुद मतलब वो खुद स्वीकारते भी है सर, ठीक है। वो कहते हैं, वो मीडिया में कह रहे हैं, मेरे को तो पसंद नहीं था, ये तो पॉलिटिकली। तो बिदरी आर्ट बड़ा प्रोमिनेंट आपको मिलता है सर, ठीक है, रैंडम था, वो फट गया था सर। एंड वी विल फाइंड कि ये जो बिदरी आर्ट है
वो बीदरी आर्ट इसके बाद ही निकल के आएगा सर, क्योंकि बीदर बिकेम खाली इस्लामिक लर्निंग का सेंटर नहीं बना, फिर स्कॉलर्स आए, मार्केट्स बने, इकोसिस्टम चलती है। मैंने आपको पहले भी कहा था सर, ठीक है। देखो प्लेसेस ऑफ लर्निंग एंड प्लेसेस ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जैसे आप गुलबर्ग देखोगे तो गुलबर्ग बिकेम द सीट ऑफ बंदरनवाज गेसुद्रा, तो वहाँ पे खानक बना, खानक बनने के कारण सूफी आए, फिर पीर और मुरीद की प्रथा चली, पीर मुरीद की प्रथा में लोग फिर ज़ियारत करने आने की शुरुआत करेंगे, राइट सर, ठीक है। सो ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें पता चलता है कि इट बिकेम ओवर पीरियड ऑफ टाइम अ सीट फॉर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड समझे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिलती हैं। उसमें किसी ने बीबीसी को यूट्यूब चैनल में ट्वीट कर दिया, मतलब नीचे और इसमें रिलीजियस कमेंट करता है मास्टर, मैंने कहा तुम मतलब हर जगह के ऊपर तुम क्या करना है वो सब, ठीक है। कहीं से भी सर है ना, बच्चे लोग हैं ना, किसी को बुरा, मैंने कहा वो ठीक है, मैं मस्ती करता रहता हूँ, ये किया सर, ठीक है सर। आज इस धर्म मतलब इस देश के अंदर हर एक चीज़ को आप है ना एक नजरिए से देख रहे हो, और विषय तो आप देखिए सर, हम तो हिस्ट्री से सब्जेक्ट को देख रहे हैं। अगर इसके अंदर अगर आप इसको मतलब तथ्य के हिसाब से नहीं देखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, ठीक है सर। मतलब देखने की आवश्यकता आपको टू द पॉइंट है सर, तो खास करके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आया कि नहीं। तो आपको पूछा क्या गया है दो चीज़ों के ऊपर सर, तो उसमें फिर बाकी सारी चीज़ों को कहाँ एंगल में ला रहे हो सर, और फिर जितना लाओगे उतना ही कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। उसका वो है ना कि मुर्गी या अंडा वाली कहानी है सर, यू कैन नॉट अंडू सर्टेन थिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस ना, सिंपल है ना। एक्चुअली सोशल मीडिया के चक्कर में वी विल फाइंड कि हमारे विचारों को बहुत ही वो कर दिया है सर। दुनिया वैसी मतलब जैसे दिखाई जा रही है वैसी नहीं है सर, ठीक है। मतलब और भी है ना, समझ में आया कि नहीं आपको सर, क्या तो वी विल फाइंड कि एक्सट्रीम हो गया है, एक्सट्रीम मतलब लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं सर। So, देखो यू हैव टू बी रियलिस्टिक है ना, यू वोंट बी एबल टू, एंड देयर आर फ्रिंज एलिमेंट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बट आप उन्हीं को ही देख के समाज का आकलन करोगे तो फिर बड़ी पेसिमिस्ट दुनिया लगेगी आपको। बट देयर आर गुड पीपल अराउंड एज़ वेल, है ना, देयर आर गुड पीपल अराउंड हमारे समाज के अंदर। अब यहाँ शासकों के अंदर लड़ाई हुई है, सटासटी हुई है, बहुत सारी इश्यूज हुए हैं सर, ठीक है ना। उसी को ही पकड़ के हम लोग बैठेंगे इतिहास के अंदर, नहीं भाई हम देखेंगे कि भाई इसमें से क्या अच्छी बात आ रही है ना। इतिहास पता होना चाहिए सर, ओके, पर रिकंसिलिएट कर दो सर। नो देयर इज मतलब देयर इज नो गोइंग बैक टू दैट एरा सर, ओके, अगेन एंड अगेन, भाई नहीं हम तो यही करेंगे, ऐसे ही जिएंगे सर। चलिए, तो वी विल फाइंड कि एल्गोरिथम तो अलग ही कहानी है, वो तो आपको फिर से भी जाता है सर। तो मेंटालिटी का सवाल है सर, मेंटालिटी का सवाल है, और ये मेंटालिटी मतलब मुझे ऐसा था कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वैसे ही सुधरेगी, उसकी जगह उल्टा हो रहा है सर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको। उसकी जगह विल फाइंड कि फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लोर किया जाता है, फॉल्ट लाइन्स को हाईलाइट किया जाता है, सब अपना-अपना विल फाइंड कि ठीक है चलता रहेगा सर। बट द गुड पीपल अराउंड सर, ओके। सो बिकॉज़ द गुड पीपल अराउंड इवेंचुअली अच्छाई की ही बुराई के ऊपर जीत हुई है सर। ये थंब रूल है अक्रॉस ऑल द आइडियोलॉजिकल जितने भी रिलीजियस फिलॉसफिकल आइडियोलॉजीज निकल के सब में यही चीज़ सीखने को मिली सर, ठीक है। तो एक ये सवाल था, आपको ये पूछा गया है कि कैसे निकल के आया है, एंड हाउ फिरोज शाह बहमनी एंड महमूद गवान हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, है ना। तो इंस्टीट्यूशंस, सेंटर, स्कॉलास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, लिटरेचर, पर्शियन, अरबिक एंड रीजनल लैंग्वेजेस, है ना, उसमें उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ से हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे सर। तो बाकी कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं सर। एक है डिस्क्राइब द पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ मिडिवल डेक्कन, एक्चुअली दिस इंक्लूड्स द होल पीरियड ऑफ मिडिवल डेक्कन, सो वी कैन नॉट जनरलाइज कि भाई एक ही मिडिवल डेक्कन है। अंडरस्टूड दिस पार्ट, हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कि मिडिवल डेक्कन में, समझ में आया। तो इसमें फिर मराठा के पॉइंट ऑफ से भी चीज़ रखनी पड़ेगी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस हम अभी नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, तो आपको डिवाइड करके लिखना है। अब वापस आता है यहाँ पे एंड देखने की कोशिश करते हैं कि अब और स्टेट्स कैसे निकल के आए। तो एक तो नीचे बहमनी स्टेट निकल के आया मिडिवल इंडिया में। बहमनी स्टेट के साथ साथ जो फर्दर डेवलपमेंट और इवोल्यूशन हुआ वो थे आपके रीजनल स्टेट्स। अब ये रीजनल स्टेट्स कौन से थे सर, ठीक है। तो ये रीजनल स्टेट्स के अंदर भी फाइंड जौनपुर करके एक स्टेट आता है। आपको इस पीरियड में बंगाल रीजनल स्टेट्स के रूप में था। आपको वी विल सी की गुजरात देखने को मिलेगा, मेवाड़ मालवा तो मिलेगी ही राजस्थान में, नीचे खानदेश मिलता है, यहाँ उड़ीसा में गजपति मिलेंगे। तो दिस आर ऑल द रीजनल स्टेट्स। ऊपर कश्मीर का इंडिपेंडेंट किंगडम निकल के आया था। तो वी विल फाइंड कि देयर आर मल्टीपल स्टेट्स दैट इमर्ज एट दैट टाइम सर। तो हमें कहानी पता होनी चाहिए कि जब दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसमें से अब देखो रीजनल आर्किटेक्चर या रीजनल स्टेट्स के ऊपर से सवाल आया नहीं है। हमें मेनली जो सवाल आया है वो एक बार पूछ दिया था मेवाड़ के ऊपर से राणा कुंभा से, और पूछा था कि राणा कुंभा वाज अ पैटर्न ऑफ आर्ट, है ना, समझे कि ये द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर कहा गया है सर, ठीक है। आई गेस आगे मैंने करवा दिया था, मतलब पीछे कहीं पे था आपको सर, ठीक है। तो वही स्मॉल किंगडम्स के ऊपर से आपको सवाल आए हुए हैं, तो हम उसी के सेंटर थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे सर, कि भाई व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन राणा कुंभा। एक सवाल रीजनल स्टेट्स के ऊपर से ये आया था, है ना, समझे। हम मेक एन एस्टीमेट ऑफ राणा कुंभा पैटर्न ऑफ आर्ट। दो सवाल आपको यहाँ से लिटरेरी ट्रेडिशन से आए थे सर, 13-14 सेंचुरी से। एक था लेखा पद्धति एज अ सोर्स फॉर इवैल्यूएटिंग सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन 13th सेंचुरी विद स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात। मतलब समझ गए सर ना, कोई लिख नहीं पाएगा वैसा सवाल छोड़ दिया था ज़्यादातर लोगों ने, पर ऑप्शंस में आ रहा था तो दिक्कत नहीं आई सर, है ना। एलिमिनेट कर सकते हैं ना अपन, ऑप्शनल में ऑप्शन मिल जाता है। इन द ऑप्शनल वी कैन गेट द ऑप्शंस एज़ वेल सर, ओके, है ना। तो बोले ये क्या आ गया लिखा पद्धति सर, ठीक है ना, लिखने की पद्धति है। अब ये सब रीजनल किंगडम्स कैसे निकल के आए, तो याद रखना कि तुगलकों के ट्रांजिशन में ये सब रीजनल किंगडम्स निकल के आए। एंड व्हेन द तुगलक्स डिक्लाइंड ऑल द रीजनल किंगडम्स केम इनटू द पिक्चर सर। तो आपको जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ तुगलक है ना उसमें से एक सवाल आएगा कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ रीजनल किंगडम्स और प्रोविंशियल किंगडम्स, व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल फॉर द राइज, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि रीजनल किंगडम्स वर एन आउटकम ऑफ व्हाट, दे आर एन आउटकम ऑफ द वीक तुगलक पॉलिसीज। क्योंकि आफ्टर एमबीटीज डेथ एंड द राइज ऑफ एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, द प्रोविंशियल गवर्नर्स स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग देयर इंडिपेंडेंस, एंड दिस विल लीड टू द राइज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, हमने पढ़ा था। तो जैसे जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, ये चार प्रोविंसेस तो ऐसे थे, खानदेश हो गया महाराष्ट्र में, ये सबके सब नीचे आप देखोगे बहमनी कम हो गया सर, ठीक है। दिस ऑल द एरियाज वर व्हिच वर वंस इन अ टाइम कंट्रोल्ड बाय द वी कैन से द गवर्नर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, है ना। ये गवर्नर्स को हम लोग क्या कहते थे सर, ठीक है ना, समझे? वो इक्तेदार थे। सो ऑल दिस इक्तेदार स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग देयर इंडिपेंडेंस, गेटिंग ओवर, ओके। सो हमें ये पता चलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस प्रकार की डेवलपमेंट हुई, ये डेवलपमेंट में धीरे-धीरे इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट होल्ड और किंगडम्स की शुरुआत की। ये किंगडम्स में किसी की इन्होंने भी अपने यहाँ पे स्कॉलर्स को बुलवाया, आर्टिजन्स को बुलाया, इन्होंने भी कहा कि हमारा सुल्तान जो कर रहा है हम उसको इमिटेट करेंगे। तो जौनपुर में शर्की डायनेस्टी थी, उन्होंने अपना स्थापत्य बनाया। मालवा में खिलजी डायनेस्टी थी, उसको अपना बनाया। गुजरात में विल सी की मुजफ्फर डायनेस्टी आई, वो बनाती है सर, ठीक है। मेवाड़ में राणा कुंभा, विल सी की जो राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, है ना, तो वो भी अपने स्थापत्य और आर्किटेक्चर का निर्माण करेंगे। एंड बंगाल में बंगाल डायनेस्टी या बांग्ला जो बेसिकली सुल्तान थे, वो भी अपनी डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो हमें पूरी के अंदर चीजें पता होनी चाहिए कि हाउ दिस स्टेट्स केम इनटू द पिक्चर, व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल एंड ओवरऑल देयर कंट्रीब्यूशन इनटू आर्ट एंड कल्चर। आपको नॉर्मली आ सकता है कि डिस्कस ऑन द प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और डिस्कस ऑन द और हाईलाइट द स्टेटस ऑफ प्रोविंशियल आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट फ्लरिश्ड इन द प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। ऐसा सवाल आएगा, ठीक है, समझ लीजिए। तो हमें कहानी के अंतर्गत ये पता होना चाहिए
कि जो टॉपिक है वो टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें निकल गई। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जैसे कामरूप करके किंगडम था, बट आयरनी ये है कि कामरूप किंगडम के ऊपर आपको सीधा-सीधा सवाल ऐसे आया नहीं है, समझे? ना ही आपके सिलेबस के अंदर उसने डाला है, समझे? सो इफ यू पिक अप द सिलेबस कॉपी, तो कामरूप बन गया था 1300 के बाद द किंगडम ऑफ कामरूप, कामटा एंड कामरूप, समझे? दिस आर द नेम ऑफ द किंगडम दैट हैड बेसिकली बीन फॉर्म्ड, बट वी विल फाइंड कि वहां से एक्चुअली सवाल नहीं आया है। सवाल नहीं आया है तो फिर बेसिकली हमको ये भी देखना है और सिलेबस भी हमको नहीं मिलेगा, है ना? सो वी विल फाइंड कि सीधे-सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सिलेबस की कॉपी अगर आप उठा के देख लोगे, है ना? तो यहाँ प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ में बंगाल, कश्मीर, गुजरात, मालवा और बहमनी ही लिखा गया है, दिख रहा है आपको? और इसके रिलेटेड प्रोविंशियल आर्किटेक्चर लिखा गया है ना? जो मेन पार्ट है, इसी को ही हमको पढ़ना है। तो राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ के एक फैक्टर हो गए, राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टी के फैक्टर्स और डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत के साथ ही जुड़े हुए हैं। डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ लिया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इफ यू आर एबल टू रिकॉल व्हाई द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस, इट स्टार्टेड इन द एंड पीरियड ऑफ दी तुगलक्स एंड देन फाइनली वी विल कम टू नो कि बाय द टाइम ऑफ द सैय्यद्स, है ना? या तैमूर के इन्वेजन के कारण और भी पूरी बन गई सर। गेटिंग ओके, ओके। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है और इसकी फैक्टर्स की ओरिजिन कैसे निकली हुई है सर। तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री इनकी देख लेते हैं और थोड़ी बहुत हम कल्चरल हिस्ट्री देख लेते हैं। भाषण पास 1 घंटे के अंदर कर देंगे। इसमें बीच में राणा कुंभा के बारे में थोड़ा और एक आध क्वेश्चन देखेंगे, वो लेखा पद्धति का एक सवाल है वो देख लेंगे और ओवरऑल इनकी नेचर ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर जो है वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे, है ना? पोथी फॉर्मेट के ऊपर, चालू पंचशी का स्टाइल के ऊपर एक सवाल आया था, वो कल्चर के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है सर, ओके। तो समझे, तो इधर-उधर की बातें करते हैं थोड़ी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं शुभम वाला और अपने वाला फिर कंटिन्यू करते हैं सर। एसएसटी शुभम स्टैंडर्ड टाइप 1:5 1:5 है ना अपना सर, ओके। आईएसटी और एसएसटी वाला। शुभम आपका आपके प्लेनेट पे एक दिन कितने घंटे का होता है? हमारे यहाँ 24 घंटे का होता है। 24 × 5 कर तो कितना होगा? 120 घंटा होगा सर। 120 घंटे का उनका एक दिन होता है सर, ठीक है ना? अपना 24 घंटे में एक दिन हो जाता है। उनके यहाँ 120 आवर्स का होता है सर। हाँ, 24 × 5 120 होगा ना सर। बढ़िया है सर, सी सेट अपना थोड़ा कमजोर है, खैर। ओके, तो फटाफट फटाफट करके देखते हैं कि सबसे पहला स्टेट जो इस पीरियड के अंदर निकल के आया दिल्ली सल्तनत में से इंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, वो था आपका शर्की, जो बेसिकली जौनपुर के अंदर से निकल गया था। 5 मिनट सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सर, ठीक है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी जोना खान के नाम के ऊपर। जोना खान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक उसका चीचा लगता था सर, है ना? ये फिरोज शाह तुगलक तो उसके भाई का लड़का था सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम था जोना खान सर, ओके। तो जोना खान को खुश करने के लिए वी विल फाइंड कि खुश मतलब उसकी याद में उसको बेसिकली ये स्थापना की जाती है सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि 1370 के दौर में 1370s के अंदर वी विल फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक जो है उसका निर्माण कराता है वहाँ पे, क्या कह सकते हैं कि लोकल गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करेगा और यहाँ से ये पूरी बैकग्राउंड निकल के आएगी सर, ओके। अब हुआ क्या कि 1388 तक आते-आते वी विल फाइंड कि वहाँ पे एक लोकल ऑफिशियल था, इसका नाम था ख्वाजा जहान सर, ओके। वो वी विल फाइंड कि क्या कह सकते हैं कि सत्ता या पावर को एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में लेने की कोशिश करेगा एंड वी विल फाइंड कि ये ख्वाजा जवान ही जो था, ये ख्वाजा जहां ही था, वही बनता है मलिक सरवार, ठीक है। मलिक सरवार अगर आप देखोगे तो ही सीन एज अ पर्सन जिसने जौनपुर की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में निर्माण किया था, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये जो ख्वाजा जहान जो है, जिसको मलिक सरवार का टाइटल दिया गया था, वही बेसिकली मलिकुल शुर्क या मलिकुल शर्क या शर्की का उसको टाइटल दिया गया। मलिकुल शर्क का मतलब होता है कि द लॉर्ड ऑफ द ईस्ट सर, है ना, समझे। सो इन द 1390s व्हेन फिरोज शाह तुगलक पास्ड अवे एंड वो नसीरुद्दीन मोहम्मद और ये सब बाकी लेकर तुगलक हुआ करते थे तैमूर के जस्ट पहले, अगर आपको याद होगा, तो इसकी बेसिकली पोजीशन बढ़ाई जाती है। तो ख्वाजा जहान इसका नाम हुआ करता था बेसिकली मलिक सरवार। मलिक सरवार को टाइटल दिया जाता है मलिक उस शर्क। मलिक उस शर्क का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द ईस्ट और द रूलर ऑफ द ईस्ट। तो द रीजन फ्रॉम कन्नौज, कन्नौज से लेके आज के बिहार और थोड़ा बहुत मतलब ईस्टर्न यूपी वाला जो रीजन है, वो सब इसके एडमिनिस्ट्रेशन में थे सर, ठीक है। ग्रेजुअल सेंस के अंदर वी विल फाइंड कि ये जो मलिक सरवार है या इसी को ही वी विल सी कि मलिक उस शर्क कहते थे। ये मलिक उस शर्क ओवर पीरियड ऑफ टाइम उड़ीसा, बंगाल तक के भी अपने रीजन्स को होल्ड में रखेगा, डोमिनेशन करने की कोशिश करेगा। 1394 से 1398 तक ये पूरा कांड होता रहा। 1398 के अंदर अगर आप देखोगे तैमूर आया और जैसे ही तैमूर आया तो उसको मजा आ गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अफरा-तफरी थी। दिल्ली के राजा को पता नहीं कि अपने को क्या करना है सर, ठीक है। इसी का इलाज ये गवर्नर के रूप में उठाएगा एंड इस तरह से वी विल सी कि अपने एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी की स्थापना करेगा सर, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद जैसे तैमूर आया, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु हुई तो इसका बेटा जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करता है। वो कहता है कि आज के बाद अपना कोई दिल्ली के सुल्तान के साथ लेना देना नहीं है और अपनी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी होगी। मुबारक शाह उसका नाम था, खुद के कॉइन्स निकाले, खुद के सिक्के इश्यू कर दिए, खुद का खुतबा पढ़ लिया सर, ठीक है, समझे। और इस तरह से उसने जौनपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। जब ये सब चीजें हुई तो तुगलकों के अंदर फफड़ाट हो गई क्योंकि तुगलक उस टाइम डिक्लाइन फेज में चल रहे थे। खिजर खान को गवर्नर अपॉइंट करके गया था ये अपना तैमूर। तुगलक ने रिकवर करने की भी कोशिश की बट समहाउ वी विल सी द तुगलक फेल्ड। तुगलक के फेलियर होने के कारण दी जौनपुर स्टेट अब पूरी तरह से कोएग्जिस्ट हो गया इंडिपेंडेंटली और 1400 के ट्रांजिशन में वी विल फाइंड कि तुगलकों का पतन हुआ। सैयद डायनेस्टी मैंने आपको बताया था कि बदायूं में खत्म होती है और मुल्तान में शुरू हुई थी। तो सैयदों के कमजोर होने के कारण ये जो मलिक उश शर है, ये मलिक उल शुर की जो डायनेस्टी थी वो शर्की डायनेस्टी के रूप में पहचानी गई। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। So the Sharkis came to power how? They came to power as a part of the changes that were taking place in the सल्तनत, है ना। एंड वी विल फाइंड कि इनकी ओरिजिन यहाँ से निकल के आती है, कहाँ गया शर्की सर, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर। एंड ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें ये पता चलता है कि तैमूर के इन्वेजन के बाद ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएगा सर, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट डायनेस्टी वी विल सी कि 1400 के बाद इनको और मौका मिला। क्यों मौका मिलता है कि बिकॉज़ दैट बिकेम द ऑब्वियस, क्योंकि सैयद कमजोर थे। सैयद कमजोर थे तो सैयदों ने कुछ किया नहीं, ये बेसिकली मुल्तान से लेके बदायूं तक घूमते रहे, बीच में दिल्ली में रुके कुछ सालों तक और इनकी भी पूरी बन गई सर, ठीक है।
सैयदों के समय पे ही वी विल फाइंड कि शर्की डायनेस्टी को मौका मिल जाता है, दे स्टार्टेड डूइंग देयर आर्किटेक्चर, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन डोमिनेशन, और इस तरह से इब्राहिम शाह जो शर्की डायनेस्टी के तात्कालिक रूलर थे, उसने शर्कीज़ को पीक के ऊपर लेके गया। ये पीरियड था 1400 से लेके 1430s का सर, ठीक है। इब्राहिम शाह इज़ द ओनली इंपोर्टेंट, इब्राहिम शाह शर्की कहते हैं इनको सर, ठीक है। इब्राहिम शाह शर्की ही सबसे प्रोमिनेंट रूलर हुआ करते थे, जिनके समय पे इन्होंने शर्कीज़ को और जौनपुर को सबसे मोस्ट सेंटर के रूप में बनाया, क्योंकि इन्होंने सिटी को रीडेवलप किया। सिटी को रीडेवलप करते हुए वी विल सी कि इन्होंने पर्शिया, जैसे वहाँ पे महमूद गवान ने इनवाइट किए थे ईरान से स्कॉलर्स, ये भी कहते हैं कि अपने लेके आओ सर गेटिंग ओपन, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस्लामिक लर्निंग के सेंटर के रूप में बनाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा था कि भई देखो दिल्ली में तो कोई आएगा नहीं तैमूर के आक्रमण के बाद, दिल्ली हैज़ लॉस्ट द ग्लोरी एंड चार्म, मैंने आपको बताया था दिल्ली वाज़ इक्वल टू कायरो, है ना? बगदाद कायरो के इक्विवेलेंट था दिल्ली। तो इसको लग रहा था कि मैं शर्की इसके रूप में मैं यहाँ जौनपुर में कर सकता हूँ सर, ठीक है। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ही इज़ ट्राइंग टू मेक मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर। इनफैक्ट इसके पीरियड में भी हमें आर्किटेक्चर के अंदर दिल्ली सल्तनत की छाप मिलती है। जैसे दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को कन्वर्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म्स एज़ वेल। तो यहाँ पे भी वी विल फाइंड कि ये मॉस्क बिल्डिंग करेगा। जैसे ये एक अटाली देवी का मस्जिद मंदिर हुआ करता था यहाँ पे, उसके ऊपर उसने अटाला मस्जिद बनाया। इनफैक्ट ये मॉस्क की खासियत ये है कि इसने कोई मीनार यूज़ नहीं किया। तो इट इज़ कॉल्ड एज़ द शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मीनार। वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ मीनार इज़ दैट कि बिकॉज़ इट वाज़ क्रिएटेड ऑन द फसाद ऑफ अ टेंपल, है ना? तो फिर उसके बाद वो प्रीमाइसेस के अंदर मीनार नहीं बनाता है। तो एक कहानी ये थी, इसमें ये अफ़गान स्टाइल भी लोग कहते हैं। मोस्ट प्रोबब्ली अफ़गान आर्किटेक्ट्स का भी इसने उपयोग करने की कोशिश की होगी सर, ठीक है। तो इस तरह से इब्राहिम शाह का टेन्योर आपको यहाँ से मिलता है। इब्राहिम शाह के बाद ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें पता चलता है कि और भी राजा आएँगे। इसमें वी विल सी कि दे विल बी मेकिंग न्यू सेंटर्स ऑफ आर्किटेक्चर, सेंटर ऑफ लर्निंग एज़ वेल। इनफैक्ट शर्कीज़ वर कंट्रीब्यूटिंग टू द म्यूजिक एंड म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम एज़ वेल। तो इस दौर के अंदर जो संगीत की किताबें लिखी गई, इसमें ये इब्राहिम शाह शर्की और उसके लेटर रूलर्स के समय पे वी विल आल्सो सी द डेवलपमेंट ऑफ द राग, है ना? तो क्लासिकल संगीत जो है, हिंदुस्तानी संगीत है, उसका भी निर्माण आपको मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी सर, ओके। प्रॉब्लम ये हुआ कि 1440 और 1450s के समय पे ये जो शर्की डायनेस्टी उसका डाउनफॉल शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वी विल कम टू नो कि इस दौर के अंदर द शर्कीज़ कुड नॉट कंसोलिडेट, द रीज़न वाज़ लोधी डायनेस्टी कमिंग टू पावर। अब लोधीज़ में जैसे ही इब्राहिम लोधी पावर के ऊपर आया या बहलूल लोधी पावर के ऊपर आया, तो उसने कहा कि मैं ना छोड़ूँ भाई तेरे को सर, है ना? तुम तो हमारे गुलाम हुआ करते थे, तुम तो हमारे गवर्नर्स हुआ करते थे। पुराने राजा कमज़ोर थे, हम नहीं हैं सर, ठीक है? सो वी विल मेक श्योर कि हम तुमको सर्विस कर देंगे। तो इस तरह से बहलूल लोधी, है ना, स्टार्टेड डोमिनेटिंग ओवर देम। बहलूल लोधी ने लड़ाई की, लड़ाई करते 1580 तक आते-आते हमको ये पता चलता है कि बहलूल लोधी वाज़ एबल टू डोमिनेट ओवर देम सर, ओके। एंड बाय 1500s, है ना, वी विल सी द शर्की डायनेस्टी बिकेम पार्ट ऑफ द लोधी एम्पायर। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1400 में, समझे कि नहीं समझे? और इसका डिक्लाइन कब हो गया? 1500 तक आते-आते, ठीक है? सो बाय द 1500 है ना, एक्जेक्टली, है ना, 1499 1500 के अंदर हमें ये पता चलता है कि द होल शर्की डायनेस्टी बिकेम पार्ट ऑफ द वी कैन से लोधी एम्पायर, और लोधीज़ ने उसको जीतते हुए इसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया सर, ओके। इनमें 3 चीज़ याद रखनी है। एक तो पठान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर व्हिच डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मीनार्स ऑफ द टाइम्स गेटिंग ओपन, ओके। दिस मीनार नॉट हैविंग इज बिकॉज़ ऑफ द अफगान इन्फ्लुएंस, एंड आल्सो वी विल फाइंड कि इट वाज़ रिकन्वर्टेड फ्रॉम द एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स, ओके। इसमें डोम और बाकी सारी चीज़ें, इसको लेके एक्चुअली बीच में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का भी इश्यू हुआ था। करंट अफेयर्स के अंदर लास्ट में पीडीएफ करा दूँगा सर, ठीक है? कि प्रशासन को दौड़ना पड़ा था और कुछ व्हाट्सएप पे फैल गई थी अफ़वाह-वफ़वाह, है ना, समझे? तो क्योंकि देखो कुछ जगह के ऊपर अभी सिविल सूट्स फाइल हो रहे हैं इसको लेके। सिविल सूट्स में मैटर चले, जैसे आपने देखा होगा क्या कह सकते हैं अपनी दिस काशी विश्वनाथ टेंपल है, उसको लेके सिविल सूट फाइल हुआ है कि भई ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा का पूरा ज्ञानवापी है सर, ठीक है? तो उसको लेके भी चल रहा है सर, तो इसको लेके भी कुछ सिविल सूट की मैटर हुई थी। तो करंट अफेयर्स के अंदर चल रहा है, एक बार देखिएगा सर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा और इसको लेके फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ भी होते हैं, राइटिंग वाइटिंग के केसेस बन जाते हैं। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट एज़ वेल सर। खैर, तो एक तो जौनपुर की कहानी है, जौनपुर में क्या हुआ, किस तरह से संघर्ष हो गया। जौनपुर के संघर्ष के साथ-साथ हमें बेसिकली पैरेलली जो नए स्टेट्स का निर्माण देखना है, वो आपको इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर पता होना चाहिए, वो है बंगाल का सर, ठीक है? अब देखिए जौनपुर को तो लोधियों ने खत्म कर दिया था, है ना? इन्होंने बेसिकली शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनाया है, शिराज ऑफ द ईस्ट कहते हैं, और बेसिकली अटाली मॉस्क जो था, बेसिकली अटाली देवी का मंदिर था, उसमें से ये बनाया गया था। दूसरी, शिराज के पॉइंट ऑफ से हमको ये याद रखना है कि इट वाज़ अ सेंटर फॉर पर्शियन आर्ट एंड पर्शियन लर्निंग एज़ वेल, है ना? काफ़ी सारी किताबें लिखी गई है, ऑथर्स यहाँ पे आए थे, स्कॉलर्स आया करते थे। दूसरी, हुसैन शाह शर्की, इब्राहिम हुसैन शाह शर्की, इन्होंने काफ़ी सारे राग का भी निर्माण किया था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर सर, ठीक है? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो संगीत है, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन आपको मिलता रहेगा सर। एक ये स्टोरी है ईस्ट पार्ट के अंदर। इसी के कंटेम्परेरी पीरियड में वी विल फाइंड कि बंगाल स्टेट का भी निर्माण किया गया। बंगाल स्टेट क्यों? क्योंकि बंगाल वाज़ वी विल सी कि नेवर कैप्चर्ड बाय द सल्तनत, ओके। तो सुल्तान जो थे दिल्ली के, उन्होंने बहुत प्रयत्न किए कि बंगाल जीते, पर कभी जीत नहीं पाए सर, ठीक है? तो बख्तियार खिलजी वाज़ द पर्सन जिसने बंगाल के ऊपर जीत हासिल की थी, है ना, समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु, उसको मार दिया गया तिब्बत के कैंपेन के बाद, और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि अली मर्दान ने अपना साम्राज्य बनाया सर, ठीक है? अब आप देखिए कि उसके बाद बलबन आया, बलबन ने आके खुद कैंपेन किया, फिर बुगरा को अपॉइंट किया सर, ठीक है? और बुगरा बेसिकली बंगाल को जीता है और अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, और बलबन को भी कह रहा है कि पापा तुम चिंता मत करो। बट देन व्हाट हैपेंड, द रेस्ट इज हिस्ट्री, वी आल्सो नो दैट सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि बुगरा बलबन की मृत्यु के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा। इनफैक्ट बलबन जब बुगरा को बुलाता है आखिर के पीरियड में कि भाई तू आके दिल्ली संभाल, तो छोकरा कहता है कि नहीं पापा मेरे को नहीं आना सर, ठीक है ना? तुम संभालो, तुमको जो करना है ना, मेरे को तो बंगाल तक ठीक है, मतलब तुम्हारा फादर तुमको राजा बनाने के लिए दे रहा है, तुम गवर्नर से बाहर नहीं आ रहे हो सर, ठीक है ना, समझे? बहुत सारी कहानियां आपको मिलेगी इसके अंदर, बड़ी मामला होगी। तो द रीजन वाज़ दैट कि ट्रस्ट इश्यू था, है ना? उसको डर था कि मेरा बाप मेरे को मंगोलों से लड़ने भेजेगा और भैया जैसा हाल हो जाएगा मेरा। तो बुगरा प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंस, ओके। एंड देन वी विल फाइंड कि बुगरा जब इंडिपेंडेंट करता है, तो बुगरा की इंडिपेंडेंट डायनेस्टी निकल के आई। ये डायनेस्टी निकल के आती है, इस दौर में बंगाल 1290 के बाद ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया अगले 25 साल तक। अब आगे की कहानी आई गयासुद्दीन तुगलक के कोर्ट में सर, ओके। और जीबीटी को समझ में आया कि देखो बंगाल को क्या कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि बंगाल के ना 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिए सर, ओके, समझे? और वहां जब उसने जीता बंगाल 1325 में, तो वी विल सी कि उसने 3 लोकल गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की, अपने साथ लेके गया था। तो उसने लखनऊ, सोनारगांव, एंड देयर वाज़ वन मोर गेम, गाँव, मेरे गाँव का नाम था नॉट एबल टू रिकॉल, बट वो 3 एरियाज़ में उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट किया। उसने कहा कि देखो इस तरह से डिवाइड करते हैं, एक बंदे के हाथ में डालेंगे तो बगावत होगी, 3 डालते हैं तो डिवाइड एंड रूल होता रहेगा। पर वो वापस आया, वो दिल्ली के नज़दीक में अफ़गानपुर गाँव था, वहाँ पे एमबीटी ने वो उसके लिए गेम करके रखी थी और तंबू गिर गया, दरवाज़ा-वरवाज़ा बनाया गया था सर, ठीक है? तो एमबीटी फिर प्लान करता है कि नहीं सर, चलो मैंने जो किया वो किया, पर बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन मुझे करना चाहिए सर, ठीक है? अब इस वजह के रूप में एमबीटी ने जो लोकल गवर्नर से उनको फिर से कॉन्टैक्ट किया, कहा कि भई देखो, है ना, तुमको गवर्नर के रूप में मैं अपॉइंट करता हूँ और तुम चलाओ सर, ठीक है? बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम एमबीटी को मजा आ गई, क्योंकि एमबीटी वाज़ बिज़ी इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लोकल गवर्नर से अपने सिक्के छापा दिए, अपना इंडिपेंडेंस सर, ठीक है ना, समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम बंगाल फिर से इंडिपेंडेंट हो गया सर, ओके। ये इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि सोनारगांव, एक्चुअली बंगाल में 3 डिवीजन है, सोनारगांव, सेकंड वाज़ लखनऊ एंड देयर वाज़ वन मोर प्लेस, ओके। मतलब इतना डिटेल में डब्ल्यूपीसीएस वाले भी नहीं पढ़ते। पता नहीं डब्ल्यूपीसीएस में डेप्थ आता है कि नहीं आता है ना, शुभम को पता होगा। अभी शुभम डब्ल्यूपीसीएस में बंगाल की हिस्ट्री में मिडिवल बंगाल में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है? देयर वाज़ वन मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सोनारगांव, लखनऊ वाज़ ओल्डेस्ट कैपिटल सर, ठीक है ना? सेना डायनेस्टी के समय से एग्जिस्ट कर रहा है। शुभम को पता है कि नहीं पता? हाँ भाई शुभम? नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो लेट्स कम बैक, ओके। तो एमबीटी के ट्रांजिशन में बंगाल फिर से इंडिपेंडेंट हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि वी कम टू नो कि 1330 और 40 के दशक में एमबीटी वाज़ बिज़ी इन अदर कैंपेन्स, है ना, उसकी इकोनॉमिक खड्डे में चली गई है, विजयनगर इंडिपेंडेंट हो गया, बहमनी स्टेट इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, तो सब जगह के ऊपर आग बढ़ी थी। इसका लाभ उठाते हुए बंगाल में 1340 के दशक में एक लोकल रूलर है जिसका नाम था हाजी इलियास, है ना, उसमें किसी ने लिखा है इलियास शाही डायनेस्टी। ये जो हाजी इलियास था, इसने 1350 के दौर में जब से एमबीटी की मृत्यु हुई, उसने बंगाल को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया और अपना
डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया। हाजी इलियास ने ही इलिया शाही डायनेस्टी की स्थापना की सर, गेटिंग ओके। इस दौर के अंदर वी विल सी कि बंगाल में इंडिपेंडेंट सल्तनत बन गया। ये इंडिपेंडेंट सल्तनत को जीतने के लिए फिर फिरोज शाह तुगलक ने प्रयत्न किया, है ना, 1350 से 1370 के बीच में सर, ठीक है। पर उसकी फिर सर्विस हो गई, बोले तू कहाँ आया? फिरोज शाह तुगलक उसके बाद फिर उड़ीसा में अपना गुस्सा निकाल गया, उड़ीसा में उसने जगन्नाथपुरी टेंपल के ऊपर लूटपाट कर दी थी, मैंने आपको बताया था सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम बंगाल बिकेम अ सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, और इस तरह से वी विल फाइंड कि बंगाल की जो स्टोरी है उसमें कोई नहीं जीत पाता है अप टिल द 1400 सर, गेटिंग ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए 1400 तक आते-आते ये इलिया शाही डायनेस्टी का जो डोमिनेशन था वही बेसिकली बंगाल को रूल करता रहेगा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, ठीक है समझे। यहाँ बेसिकली अलग-अलग शासक आते रहे, अब सबके सब शासकों को हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम बेसिकली याद रखेंगे बंगाल के ऊपर अब डोमिनेशन कौन एस्टैब्लिश करेगा। तो आप देखिए कि जब लोधीस आए पावर के ऊपर, सैयद तो कुछ कर नहीं पाए हैं सर, ओके। व्हेन द लोधीस केम टू पावर, द लोधीस डिसाइडेड टू टेक ओवर द बंगाल एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। प्रॉब्लम ये हुआ कि लोधीस शर्कीस के साथ बिजी थे, और वी विल फाइंड कि ये जो शर्कीस की कॉन्फ्लिक्ट लोधीस के साथ हुई, ये लोधीस के समय पे बहादुर लोधी ने इनको रिकॉग्नाइज करवा दिया कि भाई देखो हमारी तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, तुम हमारी फ्यूजिटिव्स को हेल्प मत देना सर, ठीक है। तो वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन कि बंगाल को इसके कारण लेजिटिमेसी और मिल गई। ऊपर से शर्कीस का जो डोमिनेशन कमजोर हुआ, इसमें कुछ एरियाज बंगाल के राजाओं को मिले सर, ठीक है। तो होता क्या है कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ एरियाज वर एडेड टू बंगाल बाय द पीरियड ऑफ 1450s टू 1500 सर, ओके। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि बंगाल के अंदर करीबन 1500 के बाद तक आते-आते पूरी की पूरी डोमिनेशन जो है ये इलिया शाही और फिर हुसैन डायनेस्टी थी इनके ऊपर बन जाता है। देखिए होगा क्या आगे सर, ओके। लेटर पीरियड में वी विल फाइंड कि 1500 के बाद वाले पीरियड में बंगाल में इस पीरियड में राजा था नुसरत शाह सर, ओके। और नुसरत शाह जब रूल कर रहा था, इसके समय पे बगावत हुई। ये बगावत अल्टीमेटली वी विल सी कि इंटरनली होगी, और 1530-1540 तक आते-आते मुगल आ चुके हैं। अब मुगलों का भी ध्यान बंगाल की तरफ पड़ा, और ये ध्यान पड़ने का कारण वी विल सी कि एक व्यक्ति के कारण था, उसका नाम था शेर खान। तो 1530 के बाद मुगल में हुमायूं आया था, तो व्हेन हुमायूं हैड कम टू पावर ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट शेर खान, खुद शेर शाह सूरी या शेर खान। शेर खान को उसने बिहार से भगवा दिया था, है ना, तो 1530 के अंदर लड़ाई हुई थी सर, तो इन दिस बैटल ही हैड डिफीटेड शेर खान, और कहा था कि तू यहाँ से निकल जा। तो उसने चौसा की लड़ाई पहले बेसिकली ट्रीटी करती। ये ट्रीटी के परिणाम स्वरूप वी विल फाइंड कि शेर शाह सूरी वाज गिवन द टास्क ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ बंगाल। ये ईस्टर्न साइड ऑफ बंगाल में शेर शाह सूरी था जिसने बंगाल और बिहार को कंसोलिडेट किया, एंड लेटर ऑन वी विल फाइंड कि बंगाल बिकेम हिज होल्ड। यही होल्ड के कारण 1540 के बाद उसने हुमायूं को टॉपल किया और फिर दिल्ली का राजा बना। तो इस तरह से बंगाल बिकेम पार्ट ऑफ द अफगान्स, ओके। लेटर पीरियड में फिर अकबर आया, अकबर ने आके फाइनली 1576 में उसको जीता, तब जाके बंगाल वी विल सी कि दिल्ली के सुल्तान के हाथ में आया या कोई दिल्ली के रूलर के हाथ में आया सर, समझे। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी सारी प्रयत्न किए। इनफैक्ट अकबर भी पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि द मोमेंट अकबर फोकस ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो बंगाल में फिर बगावतें होती है सर, ओके। तो इट्स वेरी टफ टू कैप्चर एंड कंट्रोल बंगाल सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो बंगाल की हिस्ट्री में हमें कुछ ज्यादा मतलब है ना, बहुत लंबी कहानी आपको मिलेगी सर, है ना, करिंग ओके। तो हम सब कुछ तो नहीं देखेंगे, बट मैंने आपको जो बताया ना सर, वो इसी के इर्द-गिर्द आपको बुगरा की कहानी है, और फिर उसके बाद इलिया शाही डायनेस्टी आती है, इसमें सैकड़ों राजा बीच में आ गए, हमको नहीं पता है सर, ठीक है ना, समझे। एंड अली मर्दान खिलजी ने वी विल सी कि बख्तियार खिलजी को मार दिया, और उसके बाद अकबर तक आते-आते इसका कॉन्क्वेस्ट होगा सर, करिंग ओके। अकबर के बाद भी पूरी तरह से कंसोलिडेशन नहीं हुआ, फिर फाइनली शाहजहां ने कंसोलिडेशन किया। तो शाहजहां ने 1631 में बंगाल का कंसोलिडेशन किया, तब जाके बंगाल लिटरली इनके होल्ड में आया, और फिर उसके बाद तो बंगाल में लोकल डायनेस्टीज आई सर, नवाब से निकल के आए हैं ना, 18th सेंचुरी के अंदर देखेंगे। पर बंगाल का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम बंगाल के अंदर से कल्चरल कंट्रीब्यूशन में क्या देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो दो चीज हमको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है। एक तो बंगाली लिटरेचर का डेवलपमेंट होगा ऑब्वियस है, दूसरा पर्शियन लिटरेचर था क्योंकि ये सल्तनत के किंग्स हुआ करते थे, करिंग ओके। तीसरी कहानी आपको आर्किटेक्चर मिलेगी क्योंकि इस्लामिक किंग्स है तो मुस्लिम आर्किटेक्चर को निर्माण करने की कोशिश करेगा। तो वी विल फाइंड कि तीन चार चीजें हमको ये पता होनी चाहिए। तो गौर और पडुआ, है ना, दिस आर द टू प्लेसेस जहां बंगाल के अंदर डेवलपमेंट आपको मिलता है सर, ठीक है, करिंग ओके। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको आर्चीज मिलेंगे, जो मैंने आपको आर्कियोट आर्किटेक्चर की बात की थी, और इसमें वी विल फाइंड कि ये जो डोम आर्किटेक्चर है उसका फाउंडेशन रखा गया सर, जो आर्कियोट आर्किटेक्चर का एक पार्ट था सर। इसमें इनफैक्ट इनकी कहानी ये थी कि ये जो बेस है ना, वो पहले स्क्वायर बेस में बनाते थे, फिर सर्कुलर बेस में मॉस्क बनाने की शुरुआत की, और उसके थ्रू इन्होंने आर्क्स को बनाया था सर, ठीक है ना, समझे। तो कुछ जगह के ऊपर इन्होंने नेटिव आर्किटेक्चर को भी यूज किया था। नेटिव आर्किटेक्चर में बाम्बू का उपयोग करना, या वी विल कम टू नो कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक मॉस्क इन्होंने बनाया था अदीना मस्जिद सर, ओके। सो अदीना मस्जिद इज वेरी फेमस, ओके ना, समझे, इन बंगाल, ओके। सो इट्स मेड आउट ऑफ वी विल सी कि ब्रिक्स एंड टेराकोटा स्टोन्स एंड अदर थिंग्स एज़ वेल, ओके। तो ये प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। ये सिकंदर शाह के द्वारा बनाया जाता है सर, ठीक है। बाकी गुंबद बने हैं, देयर आर सो मेनी गुंबद, ओके। गुंबद आर काइंड ऑफ डोम्स, ओके। और मौसोलियम्स इनके द्वारा बनाए गए हैं। ब्रिक्स और ब्लैक मार्बल का, टेराकोटा स्टोन का भी यूज किया गया है। तो ये अदीना मॉस्क है पंडुआ में, और रसूल मॉस्क है सर, ठीक है ना, ये गौर के अंदर है। गौर इज द ओल्ड नेम ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में इस दौर में बेसिकली भक्ति मूवमेंट भी निकल गया। आप देखिए कि व्हेन द रूलर्स ऑफ बंगाल वर एक्चुअली डोमिनेटिंग द होल इन बंगाल, कंटेम्परेरी टू दैट द भक्ति मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज आल्सो गोइंग ऑन, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु आपको मिलेंगे इस दौर में, और जो भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा में लेके जाते हैं, क्योंकि जयदेव वाज कंटेम्परेरी टू द सेना डायनेस्टी, ओके। बट देन चैतन्य महाप्रभु गौड़ प्रदेश से बिलॉन्ग करते थे, ओके। तो हरि बोल, है ना, इन्होंने नारा दिया, एंड देन फिर उसी भजन और कीर्तन का निर्माण हुआ, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो फिर उड़ीसा तक प्रोमिनेंट होता है सर। तो ये पूरी थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी बंगाल की, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हुआ था बंगाल में सर, ठीक है। बंगाल के सिवाय वी विल सी दैट तीसरी कहानी आती है उड़ीसा की। अब उड़ीसा में हमने बताया था कि गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी, है ना। सो गंगा डायनेस्टी रूल्ड अप टिल 12th सेंचुरी, 1150 तक रूल करती है सर, ओके। इस पीरियड के अंदर वी विल सी कि गंगा डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। गंगा डायनेस्टी के समय पे संस्कृत भाषा का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तेलुगु भाषा का डेवलपमेंट हुआ, तेलुगु कन्नड़, क्योंकि गंगा जो ओरिजिनली बिलोंग टू विच पार्ट है ना, ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द रीजन ऑफ ईस्टर्न गंगा, ये मैसूर से बिलोंग करते थे। गंगा जो थे वो कहाँ से बिलोंग, ओरिजिनली तो मैसूर से थे, उनकी एक ब्रांच थी जो वेस्टर्न गंगा के रूप में आई। तो 1200 या 1200 1150 के बाद इसका डिक्लाइन हुआ गंगा डायनेस्टी का, और उसके बाद वी विल सी ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें ये पता चलता है कि नए शासक निकल के आते हैं। नहीं, गंगा डायनेस्टी 1200 नहीं, 14 मतलब 1400 के बाद डिक्लाइन होगी, माय बैड सर, ठीक है, क्योंकि कोणार्क का मंदिर भी इनके द्वारा बना था। तो ओरिजिनली वी विल सी कि गंगास वर बिलोंगिंग टू द ईस्टर्न पार्ट, दे माइग्रेटेड टू द वेस्टर्न पार्ट, है ना, मतलब सॉरी, दे वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट, दे माइग्रेटेड टू द ईस्टर्न पार्ट, ओके। तो ओरिजिनली इनको वी विल सी कि वेस्टर्न गंगा कहते थे, क्योंकि ये तो मूल कर्नाटक से बिलोंग करते थे। उसके बाद वी विल सी कि दे माइग्रेटेड टू द ईस्टर्न पार्ट, दैट इज उड़िया रीजन, ओके। तो वहां से हमें पता चलता है कि इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया, जैसे जगन्नाथपुरी का टेंपल बनाता है, कोणार्क का सन टेंपल ये लोग बनाएंगे सर, ठीक है, समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां पे कल्चरल डेवलपमेंट का भी निर्माण करेंगे। तो हुआ क्या कि दी गंगास रूल्ड अप टिल द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के ट्रांजिशन के अंदर सर, ओके। एंड 14th सेंचुरी मतलब 1399 के बाद 1400 की शुरुआत तक आते आते उड़ीसा का वी विल सी कि डिक्लाइन फेज आया। अब ये क्यों हुआ था, तो मैंने बताया था कि द गंगा हैड क्रिएटेड प्रॉस्पेरिटी इन उड़ीसा, है ना, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इट वाज अंडर द कांस्टेंट अटैक ऑफ टू स्टेट्स। वन वाज द स्टेट दैट वाज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ इट, दैट इज वी विल सी द स्टेट ऑफ बंगाल। तो बंगाल के जो सुल्तान थे उड़ीसा के ऊपर प्रभाव डालते रहे। सेकंड वाज द स्टेट जो नीचे था दक्कनियों के अंदर सर, ठीक है। सो इवन द विजयनगर एंड द बहमनी सुल्तान वर आल्सो फोकसिंग ऑन उड़ीसा टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ दैट टाइम सर, ओके। क्योंकि कोस्टल एरिया है, फायदा है। दूसरा ये है कि यहाँ के टेंपल इंस्टीट्यूशंस बड़े प्रोमिनेंट थे। तीसरी इसके कारण दिल्ली के सुल्तान की नजर में भी आ गया सर, ओके। सो इवन द दिल्ली सल्तनत आल्सो बिकेम द फोकस पॉइंट, एंड दे आल्सो रियलाइज कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सर, ओके।
तो उड़ीसा के साथ ये हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने प्रयत्न किया, है ना, समझे। वी विल फाइंड कि बंगाल के सुल्तान से इसके ऊपर कंटिन्यूअसली प्रभाव डालते गए कि उनका उसका कंट्रोल रहे सर। और तीसरा ये विजयनगर बहमनी सुल्तान भी ट्राई करेंगे सर। ओके, तो 1400s में बेसिकली उड़ीसा क्राइसिस से निकल रहा था। ये क्राइसिस के समय पे एक राजा निकल गया जिनका नाम था कपिलेंद्र। कपिलेंद्र ने एक डायनेस्टी की स्थापना की जिसका नाम था गजपति डायनेस्टी। ओके, सो द होल डायनेस्टी 1430s का ट्रांजिशन है, ऊपर देवराय टू नीचे रूल कर रहे थे, उनका पीरियड है। इस पीरियड में इन्होंने फिर से रिस्टोर किया उड़ीसा किंगडम को कि भाई, है ना, क्या समझ के रखा है तुमने सर, ठीक है, कि कोई यहाँ से आक्रमण कर रहा है, कोई ऊपर से आक्रमण कर रहा है सर, करेंगे। ओके, इन्होंने फिर पूरी की पूरी कलिंग का कंसोलिडेशन किया। ये कंसोलिडेशन के अंतर्गत दे वर एबल टू डोमिनेट वन मोर टाइम सर, समझे। और फिर इन्होंने विल कि बहमनियों के सामने लड़ाई की और इन्होंने विजयनगर के सामने लड़ाई की। मैंने आपको बताया था कृष्णदेवराय लेटर पीरियड में उड़ीसा के ऊपर जीत हासिल करेंगे सर, याद है कि नहीं आपको सर, ठीक है। कृष्णदेवराय विल बी प्रोक्लेमिंग हिज डोमिनेशन ओवर उड़ीसा, वन ऑफ द रीजंस इज दिस ओनली ना सर, करेंगे। ओके, तो वी विल फाइंड कि ये गजपति डायनेस्टी का इस तरह से ग्रोथ हुआ और ये ग्रोथ के परिणाम स्वरूप कृष्णदेवराय का डोमिनेशन फिर बनेगा सर, ठीक है। तो स्टोरी ये है कहाँ गया उड़ीसा की सर, ठीक है, समझे। पहले गंगा डायनेस्टी थी, गंगा डायनेस्टी के समय पे वी विल सी उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेंपल, जगन्नाथ टेंपल, कोणार्क टेंपल का डेवलपमेंट हुआ। फिर बंगाल के राजाओं ने इलिया शाही डायनेस्टी, मैंने आपको बताया, जो इसके ऊपर आक्रमण करती है, ये टूटता है। उसके बाद फिर तुगलक ने आक्रमण किया और उसके बाद 1430s के पीरियड में सर, है ना, समझे, देयर इज अ रिवाइवल ऑफ उड़ीसा। सो उड़ीसा हैड गॉन थ्रू सो मच ऑफ वी कैन से डैमेज एज़ वेल, है ना, तो उसका रिवाइवल हुआ। ये रिवाइवल में सूर्यवंशी गजपति जो डायनेस्टी के रूलर थे वो भर के आए, कपिलेंद्र, और कपिलेंद्र ने आके फिर से वी विल फील कि उड़ीसा किंगडम की रीएस्टैब्लिशमेंट किया। इन्होंने बंगाल के सामने भी लड़ाई की, बहमनियों और विजयनगर के सामने भी लड़ाई की सर, ठीक है। इन्हीं के पीरियड के अंदर इनफैक्ट ये लड़ाई करते करते विजयनगर के कैपिटल तक पहुंच गए थे, वैसे इनका दावा है। और फिर नए टेंपल्स इनके द्वारा बनाए गए, रीडेवलपमेंट हुआ उड़ीसा स्टेट का, और आर्किटेक्चर और लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट दिस इज द पीरियड वेयर द उड़िया लैंग्वेज फ्लरिश्ड इन सिग्निफिकेंस। तो हमें तो ये कल्चरल ट्रेडिशन इस पीरियड के अंदर पता होने चाहिए। जैसे शर्कीज के समय पे हमें क्या देखने को मिलता है कि फारसी भाषा का विकास होगा, फारसी, उर्दू और फारसी दोनों। यहाँ आपको बंगाल के अंदर बंगाली लैंग्वेज का विकास होगा। इनफैक्ट ये जो इलिया शाही डायनेस्टी और गयासुद्दीन जो लेटर रूलर आए बंगाल के, इनके कार्यकाल के अंदर भी बंगाली एंड फारसी दोनों भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है। इनके कोर्ट में ही मतलब इनके कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर भक्ति सेंस भी थे, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने हिसाब से सर। ओके, तो वी विल सी दैट जब जब हम लोग इनकी हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि नाउ न्यू थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, करेंगे। ओके, तो इन्होंने फिर नए टेंपल्स बनाए, नए अपने कैपिटल बनाने की शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट अपने आप को टाइटल कहते हैं दक्षिणेश्वर कपिलेश्वरा सर, ठीक है ना। दक्षिणेश्वर कपिलेश्वरा का मतलब क्या होता है कि इज क्लेमिंग कि भाई देखो, मैं दक्षिण भारत का बेसिकली एक शासक के रूप में उभर के आ चुका हूँ। ऐसी कहानी आपको यहाँ से मिलती है। इनफैक्ट इन्होंने रॉक एडिक्ट बनाया था श्रीरंगम टेंपल के अंदर सर। ओके, श्रीरंगम टेंपल इज इन साउथ इंडिया ना, तिरुचिरापल्ली के पास, तिरुचिरापल्ली के पास है सर, ठीक है। एंड ये दर्शा रहा है कि इनकी कितनी प्रोमिनेंस इस पीरियड के अंदर हुआ करती थी इन फाइट अगेंस्ट लोकल डायनेस्टीज एज वेल सर, करेंगे। ओके, तो कपिलेंद्र के समय पे वैष्णविज्म शैविज्म दोनों का ग्रोथ होता है सर, समझे। इनफैक्ट ही वाज अ स्कॉलर इन संस्कृत एंड उड़िया लैंग्वेज बोथ सर। ओके, तो हमें ये पता चलता है। और इस पीरियड में जो ट्रांसलेशन वो भी होगी। अब इंटरेस्टिंग कहानी मैंने आपको बताई थी पिछले क्लासेस में कि इन द विजयनगर टिकन्ना ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू द तेलुगु लैंग्वेज। ओके, हियर आल्सो द रिलीजियस टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड, ओके, इन उड़िया। तो देयर वाज अ स्कॉलर, शायद नाम लिखा है मैंने सर, ठीक है, नहीं लिखा है, सरला दास करके एक स्कॉलर हुआ करते थे सर, नहीं लिखा, भूल गया सर। ओके, तो देयर वाज अ स्कॉलर कॉल्ड सरला दास। सरला दास की कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने महाभारत को वी विल फाइंड कि उड़िया लैंग्वेज के अंदर लेके आए थे। तो जब आपको पूछा जाएगा ना कि कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, ना समझे, एंड हाउ द प्रोविंशियल किंगडम्स कंटिन्यू टू गिव पैटर्नेज टू द रीजनल लैंग्वेज एंड रीजनल आर्ट फॉर्म्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो इस पीरियड में महाभारत का भी ट्रांसलेशन हुआ, उड़िया लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है, और भी चीजें आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से इनकी संघर्ष होती रही। प्रॉब्लम उड़ीसा के साथ ये हुआ कि उड़ीसा वाज कंटिन्यूअसली अंडर अटैक बाय टू किंग्स। ओके, देखो दिल्ली के सुल्तान तो एक बार आके चला गया था, फिरोज शाह तुगलक तो एक बार आके चला गया था, बीच में रास्ते में भटक भी गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एफएसटी केम टू अटैक ओवर बंगाल, और बंगाल से फिर उड़ीसा की तरफ उसका ध्यान गया, तो उसने फिर वो जगन्नाथपुरी को कंट्रोल किया और लूटपाट करके प्लंडरिंग करके ही वाज गोइंग बैक, वो दंड करने के जंगल में फंस गया, है ना, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां तो आपको पता ही है कि इंसान ज्यादा खबर आती है सर, ठीक है। तो इसकी खबर भी नहीं आ रही थी। ऊपर दिल्ली में तो ताजपोशी की बातें हो गई थी कि भाई चलो, है ना, समझे, नया बना दो इसको। फिर वो वापस आया 6 महीने के बाद, बोला आई एम बैक सर। ओके, तो वी विल फाइंड की लंबी कहानी थी, बट उड़ीसा कंट्रोल्ड बाय बंगाल एंड विजयनगर सर। ओके, तो इनको फिर विजयनगर के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हुआ। कृष्णदेव राय भी इनको डिफीट करेंगे सर, है ना। ओके, तो कृष्णदेव राय अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने टाइटल दिया था कि गजपति सप्तांग हरना सर। ओके, कि मैंने गजपतियों के हाथियों को डिफीट किया है ना, गजों के पति थे सर, करेंगे। गज का मतलब क्या होता है कि हाथी के कंट्रोलर से सर, समझ में आया कि नहीं आपको। तो इस तरह से आपको इनकी कहानी देखने को मिलती है। वी विल कम टू नो कि उड़ीसा की डायनेस्टी फिर डिक्लाइन में चली गई, वैष्णविज्म को ये लोग काफी प्रपोज करते हैं। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु इसी पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना, मतलब 15th सेंचुरी के अंदर ही हमको यहाँ से मिलेंगे। एंड इन्होंने फिर भक्ति ट्रेडिशंस उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली क्या हुआ कि महाप्रभु ओरिजिनली बिलोंग करते थे बंगाल से, बट देन ही माइग्रेटेड टू दी जगन्नाथपुरी टेंपल सर, समझे। तो पुरी में ही रहे और फिर वहाँ पे हरि बोल, है ना, और फिर कीर्तन लिखने की शुरुआत की, भजन कीर्तन हुआ। तो उड़ीसा बेसिकली उसके बाद भक्ति का एक पंथ का एक एम्प्लॉय बन गया था। फिर हुआ क्या कि ये जो गजपति से उनका डिक्लाइन हो गया 1540 में। इनके डिक्लाइन के कारण वी विल सी कि फिर से उड़ीसा के अंदर हमें पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगी, सिविल वॉर हो जाएगी। ये सिविल वॉर के परिणाम स्वरूप फिर वहाँ एक लोकल डायनेस्टी, भोई डायनेस्टी सर, ठीक है, समझ गए। ओके, एंड वी विल फाइंड कि ये भोई डायनेस्टी स्थापित की थी प्रताप रुद्र के एक मिनिस्टर के द्वारा, है ना, यहाँ लिखा गया विद्याधर नाम है गोविंद। इन्होंने ही बेसिकली अपने राजा के सामने कू किया, उनके बेटों को मार दिया और उसके बाद उन्होंने स्थापना तो की, बट देन घुमा फिरा के वही हुआ कि आजू बाजू के किंगडम्स को उसका लाभ मिल जाता है सर। ओके, और देन वी विल सी कि सल्तनत ऑफ बंगाल जो है उसको मौका मिल गया कि देखो उड़ीसा के अंदर फिर से सिविल वॉर हुआ है, तो हम बेसिकली उसको कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज हाउ द भोई डायनेस्टी बाय 1600 वाज कैप्चर्ड बाय बंगाल, और उसके बाद उड़ीसा नेवर बिकेम इंडिपेंडेंट सर, ठीक है, क्योंकि वो बंगाल का पार्टी रहा। तो जब ब्रिटिश ने टेक ओवर किया बंगाल को, तो उनको उड़ीसा ऐसे ही पैकेज में मिलता है। तो व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस, है ना, द ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। व्हाई? क्योंकि बंगाल वाज आल्सो कंट्रोलिंग बिहार, बंगाल वाज आल्सो कंट्रोलिंग उड़ीसा एट दैट टाइम सर, क्योंकि उड़ीसा के अंदर फिर लोकल रूलर्स रहे तो सही, बट उसके बाद जो भी पूरा कंट्रोल था वो बंगाल से ही होता था सर। ओके, तो बंगाली इन्फ्लुएंस बहुत रहा सर, है ना। बीच में भी उड़ीसा और बंगाल के बीच में संघर्ष भी हो गया कि रसगुल्ला हमारा है, बोला नहीं रसगुल्ला हमारा है सर, ठीक है, बोला हमारा जीआई टैग है, तुम्हारा जीआई टैग है सर, ठीक है। फाइनली पता नहीं किसके फेवर में गया, पर बहुत तनातनी हुई थी सर, ठीक है ना, दो स्टेट्स के बीच में कि नहीं रसगुल्ला हमने बनाया था सर, ठीक है, समझ किसका भी है सर, ना खाओ तो मौज करो सर, समझ तो विल फाइंड, है ना भाई, किसका है भाई शुभम रसगुल्ला, उड़ीसा का है कि बंगाल का है सर। नहीं उड़िया तो क्लेमिंग इट बिलोंग्स टू देयर लैंड, ओके ना, इट शुड बी गिवन जीआई टैग किसको मिला, दोनों को सेपरेट मिल गया, उड़ीसा का अलग मिला उसका। अरे मैटर हो गया था इसको लेकर, जो कोर्ट मैटर हुआ था सर। दोनों सरकारें आमने सामने पड़ गई थी सर, नाम ना छोड़े सर, मतलब मैं ना छोड़ू भाई सर। ओके, उड़ीसा की कहानी खत्म हो गई। देखो अच्छा, नमिता बिलोंग्स टू उड़ीसा सर। ओके, इकोनॉमी नवीन, नवीन कहाँ से है सर, ठीक है, स्पेलिंग का एबीसी कर देते हैं सर। ओके, शुभम, शुभम को पता होगा सर, हु इज बिलोंगिंग टू उड़ीसा सर, हु बिलोंग्स टू उड़ीसा, अपने क्लास में कौन बोला भाई, कहाँ से है भाई, जरा बता दो सर डिटेल में सर। अच्छा, नमिता इज फ्रॉम उड़ीसा। चलिए, इंटरेस्टिंग कहानी है। खैर, तो वापस आते हैं अपन, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट एंड हम क्या बात कर रहे थे, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कहानी समझ में दो चीज़ याद रखनी।
कल्चरल ट्रेडिशंस इन द फॉर्म ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर दैट द लोकल डायनेस्टी डेवलप, इन फैक्ट दे कंटिन्यू टू सेलिब्रेट द लेगेसी। आप देखिए कि मंदिर तो आगे की डायनेस्टी ने गंगा से बनाए थे, राइट? अनंत वर्मन गंगा करके कराते थे, जगन्नाथ की स्थापना की, फिर 1340 तक आते आते कोणार्क के मंदिर की स्थापना हुई, और फिर 1400 के बाद ये आई गजपति। गजपतिस कंटिन्यू द कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ उड़ीसा, है ना, समझे? तो उस पीरियड के अंदर एक तो भक्ति परंपरा को इन्होंने प्रभावित किया, मतलब इन्फ्लुएंस दिया, पैटर्न दिया। दूसरा साहित्य और उड़िया लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर, इस पीरियड में उड़िया लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है? तो उड़िया भाषा जो है वो भी आपको इस पीरियड के अंदर मिलेगी, और चैतन्य महाप्रभु की कंट्रीब्यूशन याद रखना, क्योंकि ही बिलोंग टू दिस पीरियड ओनली, है ना? तो और महाप्रभु एक्चुअली बिलोंग टू बंगाल, बट देन ही माइग्रेटेड टू उड़ीसा बिकॉज़ ऑफ हिज डिवोशन टू वैष्णविज्म एज़ वेल, एंड ही वाज स्टेइंग एट जगन्नाथ पुरी टेंपल के अंदर उन्होंने काफी समय बिताया भी है, सर। इनफैक्ट पुरी के अंदर इसी दौर में वी विल फाइंड कि बाबा नानक भी आए, सर, समझे नहीं समझे? सो वी विल सी कि इवन गुरु नानक, है ना, समझे, ट्रैवर्सिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, ही केम टू द पुरी टेंपल एज़ वेल, समझ में आया कि नहीं आपको, सर? तो बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी आपको यहाँ से मिलेगी। इनफैक्ट बाबा नानक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मिलती है जब वो मक्का गए थे। यू नो दैट ही ट्रैवल्ड अक्रॉस मल्टीपल प्लेसेस, ओके? तो देयर इज दिस स्टोरी जो ओशो ने बताई थी बड़ी इंटरेस्टिंगली, कि बाबा नानक जब गए मक्का तो वो आराम कर रहे थे, सर, ओके? तो आराम कर रहे थे तो उनके जो पैर थे वो बेसिकली काबा की तरफ थे। तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, बोले देखो आप गलत है, आप इस तरह से पैर रख के नहीं सो सकते हो, सर, ठीक है ना? ये काइंड ऑफ इंसल्टिंग है। बाबा नानक कोई बात नहीं, यूँ सो जाता हूँ। तो दूसरे डायरेक्शन में सोए तो वहाँ पे भी पैर तो यहाँ पे आ रहे थे, सर, ठीक है? तो फिर कहा कि ये क्या हो गया? फिर उन्होंने सामने जवाब दिया कि एक काम करो, आप सो के दिखाओ, सर, ठीक है ना? यू स्लीप इन दैट डायरेक्शन। तो वहाँ पे भी वैसे ही किसी को लगा कि ये अपमानित है। तो फाइनली बाबा नानक ने कहा कि देखो भगवान जो है, ईश्वर जो है, जो सुप्रीम बीइंग है, वो सब जगह एग्जिस्ट करता है, सर, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? एंड यू विल फाइंड गॉड इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। आप कहाँ उनको बेसिकली ये सोच रहे हो कि अपमानित करोगे और कहाँ नहीं करोगे, सर, ओके? सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट कि गॉड इज एवरीवेयर, सर, ओके? समझ में आया कि नहीं आपको? तो बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी थी, सर, ओके? एंड वी विल फाइंड ये फोक स्टोरी है बेसिकली, बड़ी प्रचलित है बाबा नानक के बारे में, सर। खैर, तो ही हैड गॉन टू दैट प्लेस, ओके ना, ऐसा कहा गया है, सर। खैर, चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके? तो वापस आते हैं, उड़ीसा को जीआई टैग मिल गया, एंड उड़ीसा की कहानी, सर, ओके? फाफड़ा की पार्टी करनी है आपके साथ, हाँ, कोई बात नहीं, सर, अपन करेंगे, सर, ओके? एग्जाम क्लियर ना हो तो भी करेंगे। देखो बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर एक बार एग्जाम क्लियर करके मिलना, तुम आ जाना कभी भी, सर, ठीक है? मैं मिलता हूँ, सर, ओके? आई मीट अराउंड पीपल, सर। काफी बच्चे यहाँ पे आए हैं जिन्होंने मुझे वाया मीडियम कहीं कहीं से कांटेक्ट किया है, तो आई मीट देम अराउंड, सर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता हूँ, नॉर्मली मिल लेता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है शॉर्ट नोटिस होता है और टाइम की पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब देयर वाज़ एक स्टूडेंट अपना आया था, वो दिल्ली से आया था और ही वाज़ ट्रैवलिंग टू सोमनाथ। तो उसका सुबह मैसेज आया, बोले मास्टर मैं टाउन पे, मेरी 1-2 घंटे के बाद ट्रेन है, आप मिल पाओगे? मैंने बोला मैं नहीं मिल पाऊँगा। मैंने बोला तो टाइम नहीं है, क्लास है मेरा, ये सब कुछ है। फिर उसके बाद मैंने 10:30-11 बजे मैसेज किया उसको, मैंने बोला मैं तो क्लास से अभी फ्री हुआ हूँ, आप तो होके निकल गए होंगे। तो उसने कहा कि नहीं, नहीं सर मैं अभी हूँ। मैंने बोला क्या हो गया? सर मेरी ट्रेन डिले हो गई। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने कहा कि कहाँ पे हो? तो बोले सर मैं स्टेशन के पास हूँ और हमारी ट्रेन थोड़ी डिले है। मैंने बोला बताओ मेरे को अपडेट करके। फिर मैं भूल गया। फिर मैं कुछ काम में अटक गया, कुछ कॉन्फ्रेंस थी। फिर मैंने दोपहर को 1:30 बजे फिर उसको मैसेज किया। मैंने बोला कहाँ तुम निकले कि नहीं निकले? बोले सर मेरी ट्रेन तो रात को है। फिर मैंने कहा कि नहीं यार सुबह से तो आई वेंट टू मीट, फिर हमने क्या किया, हम चाय वाय पिया, मस्का बन खाया, दाबेली खाई। मैंने बोला चल दाबेली खिला दो। दोपहर का टाइम था, 2:30 बजे, तो लंच का टाइम था नहीं, लंच कर लिया था और फिर थोड़ा शॉर्ट नोटिस था, तो रह गया। तो विल हैव सर ना कुछ फाफड़ा जलेबी है ना, बुझाती थाली वाली खाएंगे, चिंता मत करिए सर। खैर चलिए लेते हैं। तो वापस आते हैं अपन, एंड उड़ीसा की स्टोरी याद रही सर ना कि हाउ रीजनल, क्योंकि देखो इसमें तो रीजनल सेंस से ही सवाल आएगा, सर, ओके? उड़ीसा के सिवाय आपको जो रीजनल स्टेट्स निकल के आई इस पीरियड में वो था असम, सर, है ना? समझो देखिए असम के ऊपर कभी भी लोग जीत नहीं पाए, सर, है ना? द दिल्ली सुल्तान्स इवन द मुगल्स कुड नॉट विन इट आउट, सर। कैरिंग ऑन, ओके? असम में हम लोगों को कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि इट नेवर बिकेम द कंट्रोल ऑफ एनी इंपीरियल सोर्सेस, ओके? इनफैक्ट समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन भी इसके ऊपर खाली नॉमिनल कंट्रोल ही कर पाए थे। मतलब इफ यू आर एबल टू रिकॉल द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, असम में कामरूप जो स्टेट था उसके बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा गया है, बट दैट वाज नेवर कंट्रोल्ड, ओके? फिर हर्षवर्धन का एक सामंत था, उसका नाम था भास्कर वर्मन, ह्यूएन सांग को उसने इनवाइट किया था कि आप आओ यहाँ पे, सर, ओके? तो ये दर्शा रहा है कि वी विल फाइंड कि असम वाज ट्रेडिशनली इंडिपेंडेंट स्टेट, सर, ओके? तो यहाँ पे वी विल सी कि एक स्टेट निकल गया था जिसका नाम था कामरूप स्टेट, सर, ओके? समझिए कामरूप किंगडम कहते थे उसको। ये कामरूप किंगडम को बेसिकली वी विल सी कि दो नाम से पहचाना गया था। इसके अंदर से दो छोटे पावर सेंटर्स थे, एक था कामताप और दूसरा था अहोम, सर, ओके? एंड वी विल फाइंड कि ये दोनों के दोनों किंगडम कामरूप के अंदर ही एग्जिस्ट करते थे, सर, है ना? जैसे सोनारगांव मैंने आपको बताया, सोनारगांव इज द कैपिटल ऑफ बंगाल, है ना? वो मैंने बताया ना गैसुद्दीन तुगलक ने 3 पार्ट में बंगाल को डिवाइड किया था। उसमें एक सोनारगांव था, एक लखनऊ था, एंड देयर वाज वन मोर प्लेस, ओके? तीसरा नाम याद नहीं आ रहा, शुभम याद कर दीजिएगा डब्ल्यूबीसीएस के अंदर कि बंगाल के 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स का नाम बताइए, तो दिल्ली सुल्तान ने बनाया था, ठीक? तो वैसे ही असम की कहानी थी। असम में 2 किंगडम निकल के आए। तीसरा था सदगांव, हाँ सदगांव, थैंक यू वेरी मच, सर। द थर्ड वन वाज सदगांव। अशिता, थैंक यू वेरी मच, ओके? निकाल दिया किसी ने, सर, ओके? तीसरा सदगांव था। देखो ऐसा होता है, याद होता है पर नहीं आता, समझ में आया कि नहीं आया? याद होता है नहीं आता मतलब इधर तक होता है, हिंट मिलती है तो याद आता है कि यही जगह थी, है ना? एक्चुअली पीटी में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन देखते हैं, अरे यही था, ओके? जुबान तक होता है, यहाँ पे तो सबकॉन्शियसली थोड़ा चला जाता है, सर। खैर इसलिए स्लाइड्स खोलनी पड़ती है, स्लाइड में भी नहीं था कभी। तो कहानी आपको ये मिली कि किंगडम में 2 डायनेस्टीज थी, है ना? एक तो था कामता और दूसरा था अहोम। बेसिकली वी विल फाइंड कि ये दोनों के दोनों, और बख्तियार खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, सर, वेरी गुड, ओके? तो बख्तियार खिलजी ने ट्राइड टू डोमिनेट इट ओवर, बट दे कुड नॉट विन इट आउट, सर, है ना? समझे? तो कहानी ये हुई कि कामता जो है वो बेसिकली वेस्ट में था और अहोम जो है अगर आप समझने की कोशिश करोगे ईस्ट में था, ओके? कामता और अहोम के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे क्योंकि इनकी अगर आप लेगेसी देखोगे तो अहोम किंगडम वाज मेनली फ्रॉम द बर्मा साइड, और कामता जो था, जो बेसिकली वेस्ट में था, जो कामरूप का मुख्य पार्ट था, है ना? कामरूप स्टेट ही कामता के रूप में पहचानता था, वो आपको वेस्ट की साइड मतलब प्रॉपर इस साइड में मिलेगा, सर, ठीक है ना? तो यहाँ आपको से फॉर एग्जांपल कामरूप था, कामता था, और यहाँ पे आपको अहोम मिलेगा, सर, ठीक है ना? समझे? इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी। बख्तियार खिलजी ने इनके समय पे ही इनके ऊपर जीत हासिल की थी, वेरी गुड, ओके? विल सी कि इनके बीच में संघर्ष भी होता रहा, दे केप्ट ऑन फाइटिंग एज़ वेल, सर, ओके? समझे? इसमें जो हमारी जो कामता डायनेस्टी है या क्या कह सकते हैं, जो कामरूप किंगडम जो मेन था, सर, ठीक है ना? समझे? इनके बीच में अंदर लड़ाई के अंदर में फाइनली इन्होंने फिर मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम होने की शुरुआत हुई, एंड वी विल फाइंड कि दे वर एबल टू डोमिनेट इट आउट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सर, ओके? अब देखिए कि असम में या अहोम के अंदर बंगाल के शासकों का ध्यान पड़ा, बोलिए देखो अंदर-अंदर लड़ते रहते हैं, समझे कि नहीं समझे? और इनके बीच में जो डायनेस्टीज़ है, इनके बीच में यूनिटी नहीं है, तो भई वी शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, क्योंकि बंगाल के शासकों का ध्यान उड़ीसा के ऊपर भी पड़ा था, तो उनका ध्यान असम स्टेट के ऊपर भी पड़ गया था, वेरी गुड, ओके? तो इस तरह से असम के ऊपर के 2 किंगडम्स के ऊपर वी विल फाइंड कि इनके बीच में संघर्ष हुआ। ये संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि इनके बीच के जो डिफरेंसेस थे, वो धीरे-धीरे इन्होंने ईज़ आउट किए, एंड देन फाइनली दे वर एबल टू डोमिनेट इट आउट, सर, ठीक है? तो इस तरह से ये जो कामरूप है, जो बेसिकली मेन किंगडम के रूप में था, उसकी अहोम के साथ अच्छे रिलेशंस हुए, लेटर ऑन इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती रही, पर इसमें से ही एक राजा निकल के आएंगे जिनका नाम था शुंग। ये लोग धीरे-धीरे इंडियनाइज़ हो गए क्योंकि अहोम जो था वो बर्मीज़ ओरिजिन की ब्रांच थी, और कामरूप किंगडम या कामता किंगडम था वो बेसिकली इंडिजिनस था, मतलब असम वैली से बिलॉन्ग करता था। ये मंगलोर वाले थे, सर, मंगलोर ट्राइब जो जेनेटिकली आप देखोगे तो अलग ट्राइब थे। ये लोग भी फिर धीरे-धीरे इंडियनाइज़ हुए, इंडियनाइज़ बेसिकली मतलब इंडियन कल्चर एंड क्या कह सकते हैं कि सांस्कृतिक कल्चर का प्रभाव में आते हैं। कैसे आए? बिकॉज़ ऑफ द भक्ति ट्रेडिशंस ओनली। क्यों आए भक्ति ट्रेडिशंस के रूप में? क्योंकि दिस इज़ अ पीरियड वेयर वी विल सी कि चैतन्य महाप्रभु के एक और समकालीन संत थे जिनका नाम था शंकरदेव, ठीक है? और ये जो शंकरदेव करके भक्ति संत थे,
इन्होंने आसाम में सत्र बनाए थे बहुत सारे। ये सत्र के थ्रू वी विल फाइंड ही वाज ट्राइंग टू स्प्रेड द भक्ति परंपरा इनटू द मट ऑफ दैट टाइम्स। ओके, तो धीरे-धीरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन द 15th सेंचुरी, इन द ट्रांजिशन टू द 16th सेंचुरी, वी विल फाइंड कि थिएटर्स वर रिटन डाउन, लिटरेचर वाज कंपोज्ड, असमीज भाषा के अंदर साहित्य बनने की शुरुआत हुई। एंड दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि सतरिया करके जो नृत्य है वो डेवलप हुआ भक्ति परंपरा के रूप में। ये सतरिया बेसिकली आज की तारीख में क्लासिकल डांस है, यही स्टेट से बिलोंग करता है, अहोम स्टेट से। दूसरी कहानी आपको मिलेगी कि इसमें लिटरेचर भी बना, नाटक लिखा गया जिसका नाम था अंक्योनाट। अंक्योनाट इज वन एक प्लेस है ना, समझे। तो और इस तरह से ये स्टेट्स बेसिकली अब इंडिजिनस स्टेट के रूप में निकल के आया और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई बाय द मिड 15th सेंचुरी। सो टू किंगडम्स, वन वाज द कामता, द ओल्ड कामरूप व्हिच इज इन द वेस्टर्न साइड, एंड अहोम दैट वाज इन द ईस्टर्न साइड, दे गॉट कंसोलिडेटेड। ये कंसोलिडेशन का परिणाम ये हुआ कि एक पूरा सिंगल स्टेट बन गया जिसका नाम था अहोम स्टेट। ये बनता है 15 से लेकर 16 सेंचुरी के ट्रांजिशन में। इस पीरियड में इन्होंने बंगाल के साथ लड़ाई की और पूरी पूरी वैली को कैप्चर करके रखा। ये कैप्चरिंग का फायदा इनको ये हुआ कि जब लेटर मुगल्स में आएंगे और मुगल्स के अंदर वी विल कम टू नो कि शाहजहां का ट्रांजिशन आएगा 1600 के बाद वाला, तो शाहजहां ने प्लान किया कि अपन बंगाल जीत के आवे, समझे नहीं समझे, पर ना हो पाई। उसके बाद देन वी विल सी कि औरंगजेब विल कम इनटू द पिक्चर, एंड देन औरंगजेब विल बी डिसाइडिंग टू विन ओवर बंगाल, समझे नहीं समझे। और फिर वहां से ये अहोम किंगडम से निकल के आएंगे लचित बोरफुकान। लचित बोरफुकान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विल सी कि मुगलों को पानी पिलाया इन द बैटल ऑफ विच सराय घाट, समझे नहीं समझे। एंड ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो संघर्ष हुई, ये संघर्ष के बाद अहोम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इन द लेटर मुगल पीरियड। फाइनली ब्रिटिश ने आके इसको एनेक्स कर दिया। तो आप देखिए कि एक स्टेट है कामरूप, एक है अहोम, ये दोनों के दोनों पहले वॉरिंग स्टेट्स थे, मिडीवल एरा में इनका कंसोलिडेशन हो गया। इनसे कल्चरली भक्ति मूवमेंट देखना है, इनसे कल्चरली हमें ये देखना है कि वैष्णविज्म कैसे निकल गया, इनसे कल्चरली ये भी देखना है कि इंडियनाइजेशन कैसे हो रहा है। इंडियनाइजेशन बेसिकली मतलब संस्कृताइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि मूल तरह से ये मंगोलोइड बर्मिस डायनेस्टी थी, बर्मा मंगोलोइड, एंड नाउ इट इज कमिंग टू द मेन फोल्ड ऑफ द हिंदू ट्रेडिशंस एज वेल। तो ये बेसिकली फिर कंसोलिडेट करेंगे और फिर इन ग्रेटर सेंस के अंदर तो भक्ति परंपरा का आपको प्रभाव बहुत सारे स्टेट्स के अंदर मिलेगा। भक्ति परंपरा आपको उड़ीसा के अंदर भी मिल रही है इस दौर में, भक्ति परंपरा आपको यहाँ आसाम के अंदर मिल रही है। हमको ये 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक। तो आज अपने आपको टाइटल देंगे स्वर्ग नारायण, स्वर्गदेव, समझे नहीं समझे। ये कैसे दे रहे हैं, है ना, बिकॉज़ दे आर क्लेमिंग कि भाई हमारे पास डिवाइन पावर है। तो ये सब इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन से जो हमें क्लैरिटी देते हैं कि कैसे इंक्लूसिविटी आई आसाम के अंदर, और जो कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम्स है वो हेल्प करते हैं इन द स्टेट एक्जिस्टेंस। तो लेटर पीरियड में सरायघाट की जो संघर्ष होगी उसमें सीधा अहोम किंगडम से ही हम लोग शुरू करेंगे, है। तो न्यू किंगडम्स आर बीइंग फॉर्म्ड। कहने की बात ये है कि मिडिवल पॉलिटी की खासियत क्या है, मैंने बताया ना कि एक है इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स, राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट। जैसे बहमनी स्टेट में सूफियों का ग्रोथ हुआ ना, वैसे विजयनगर के अंदर भी भक्ति का ग्रोथ होगा। सर कैसे होगा, तो विद्यारण्य की बात की थी मैंने आपको। अगर आपको पता पूछा जा सकता है कि कमेंट ऑन द religious traditions emerging in the provincial dynasties during Delhi Sultanate, है ना, discuss giving examples or highlight the growth of the religious traditions that emerged in the provincial kingdoms of Delhi Sultanate. Okay, समझे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ विद्यारण्य थे, विद्यारण्य ने इनको भक्ति फोल्ड में लेके आए, उसके बाद इनको पैट्रोनेट दिया। ये पैट्रोनेट के कारण विल सी कि एक तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस विजयनगर के राजाओं ने फॉलो किए, ब्राह्मणों को प्रीस्ट के रूप में, कमांडर्स के रूप में और ट्राइबल एरियाज के कॉन्क्वेस्ट के रूप में, किलेदार के रूप में अपॉइंटमेंट की गई, और उससे धार्मिक परंपरा का भी मेंशन हुआ और रिचुअल्स भी हुए। ठीक है, तो विजयनगर के ऊपर कल देखा था हमने, महानवमी डिब्बा, स्पेशल मंडपों का निर्माण करना, कल्याण मंडप, है ना। तो एक ये कहानी आपको मिलती है। फिर आप उड़ीसा के ऊपर चले जाओगे, द स्टेट ऑफ विजयनगर along with the Odisha also emerged under the state of the Odisha. The Gajapati also gave patronage to the Bhakti traditions and the temple institutions. The legacy of the temple institutions can be seen with the revival of Jagannath Puri temple, which was destroyed by the subsequent invasions from Bengal and Delhi Sultans. Okay, तो दिल्ली सुल्तान और बंगाल ने उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको रिवाइव किया और फिर चैतन्य महाप्रभु की कहानी लिखोगे। ठीक है, तीसरी कहानी आप बहमनियों की लिखोगे। along with that the South Indian states of Bahmani, which emerged in the Gulbarga and the Bidar region, also gave patronage to the Islamic learning and Islamic theology. And as a part of that, scholars were flourishing in different parts of the kingdom, including Bidar being a center of seat of learning and Gulbarga being a seat of Bandha Nawaz Desudras, leading to the growth of the we can say Indo-Islamic cultures. Okay, उसके बाद आप यहाँ चले जाओगे in the state of Bengal, the religious traditions also saw the growth. The Bhakti traditions can be seen with respect to the rise of Chaitanya Mahaprabhu, who revived the Bhakti parampara by establishing the Kirtan traditions. Okay, so Bhakti के साथ कीर्तन किया simultaneously, इनको ये भी देखने को मिलता है। We'll also see the state of Assam and Kamrup also emerged at that time, where the consolidation of Kamrup and Ahom state took place. Kamrup is the Kamta state, Kamta और Kamrup एक ही है सारी भाषा में। तो old state of Kamrup and the mixture of the Ahom state took place, and this led to the Indianization of Ahom state. This can be seen with respect to the traditions of the Bhakti traditions of the time, where the Satras were being made, and Shankardev का growth हुआ with the greater Vaishnavism, and the Vaishnavic influence can be seen in the Assam Valley as well. Okay, along with that simultaneously we will find कि Sharkis also played a role, and the Sharki dynasty gave patronage to the Islamic learning and the theological learning. Jaunpur became the center of the theology and the cultural traditions, and it led to the growth of the Jaunpur as the Shiraz of the East. Okay ना, समझे। तो आपने शिराज के पॉइंट ऑफ से लिख दिया उसके अंदर से, और उसमें विल फाइंड की जो पर्शियन ट्रेडिशन है उसके ऊपर आपने लिखा, या इस्लामिक लर्निंग के पॉइंट ऑफ से, तो ये पार्ट हो गया। अब इसमें और 2-3 स्टेट्स है, जैसे एक है मालवा, ठीक है, एक है गुजरात और तीसरा है मेवाड़, है ना। मेवाड़ के ऊपर से अलग से सवाल आया है, क्योंकि मेवाड़ वाज आल्सो गिवन पैट्रोनेज ना, राणा कुंभा वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, क्योंकि वो खुद तो साहित्यकार थे, वो खुद तो संगीतकार थे, है ना, संगीत शिरोमणि का टाइटल उनको मिला था, है ना। बट देन इनके कोर्ट में स्कॉलर्स भी बैठते थे हु कंट्रीब्यूटेड टू म्यूजिक, हु कंट्रीब्यूटेड टू द रिलीजियस पार्ट एज वेल। ठीक है, समझे। अभी तो नहीं देख रहे हैं हम लोग राणा कुंभा के बारे में, बट वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम गीत गोविंद से लेके सैकड़ों सारी हमको देखने को मिलती है कि कंट्रीब्यूशन इनके कोर्ट के अंदर आपको मिलेगी। एंड वी विल फाइंड कि इनके कोर्ट में महेश और अत्रि जैसे स्कॉलर्स भी थे जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द रिलीजियस पार्ट एंड द लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो अभी हम लोग एक्चुअली मेन डिस्कस करें भक्ति परंपरा के पॉइंट ऑफ से, तो हम बेसिकली देखेंगे कि देखो इनके कोर्ट में एकलिंग जी को इन्होंने पैट्रोनेज दिया। शैवाइट ट्रेडिशंस बहुत पॉपुलर, क्योंकि ही सीन एज अ पर्सन हु रिवर्ड द शैवाइट ट्रेडिशन। एकलिंग जी वाज अ कुल देवता, है ना, समझे। ये तो कह रहे थे कि हम राजा हैं नहीं, हम तो एकलिंग जी के सेवक हैं सर। एकलिंग जी तो शिव जी को मानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दे से दैट एकलिंग जी इज द मेन कस्टोडियन ऑफ द लैंड, और बाकी तो हम लोग बेसिकली उनके सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसके कारण शैवाइट ट्रेडिशंस भी निकल के आए और फिर कंट्रीब्यूशन रिलीजियस ट्रेडिशंस में मिलेगा सर, ठीक है। वैसे ही आपको मालवा के अंदर इस्लामिक लर्निंग और इस्लामिक सेंटर्स आपको मिल जाएंगे मांडू और धार के अंदर से, ठीक है ना, समझे। हाँ, तो इस तरह से हमको लिखना है कि रीजनल डायनेस्टीज का मतलब ये नहीं है कि पूरा डिक्लाइन हो। कल्चरल सेंस में सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट आपको मिलता रहेगा। उड़िया लैंग्वेज, असमीज लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, नीचे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल का डेवलपमेंट होना, यहाँ पर्शियन और उर्दू का ग्रोथ होना, है ना, समझे कि समझे। यहाँ बंगाली भाषा का डेवलपमेंट होना। तो आप ये जो रीजनल पीरियड देख रहे हो ना, उसमें से आपको जो सवाल अभी तक मतलब सीधा-सीधा नहीं आया है, बट मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो पूछेगा यहाँ से, और वो सीधा-सीधा यही पूछेगा कि ये जो प्रोविंशियल सोसाइटी और कल्चर जो है, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के साथ, क्योंकि ओवरऑल तो यही है ना 15th 16th सेंचुरी सोसाइटी एंड कल्चर, तो रीजनल कल्चर की स्पेसिफिसिटीज के बारे में कमेंट करिए, है ना। एक्चुअली योर सिलेबस शुड बी द बेस वेयर द क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ से उठा के सीधा निकालता है कुछ, समझे कि नहीं। करेंगे अपन लोग, एंड वी विल फाइंड कि
ऑल दिस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस आर एट्रिब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ द रीजनल, क्योंकि रीजनल किंगडम्स, अब देखो बंगाल में जैसे डायनेस्टी थी वो मुस्लिम डायनेस्टी थी, पर जो कल्चर था वो तो बंगाली कल्चर निकल गया, समझ में आ रहा है नहीं? फारसी भाषा नो डाउट लैंग्वेज के रूप में थी, पर देखो ना नेगेट डाउन द बंगाली, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन द इंडिया शाही डायनेस्टी और उसके बाद की डायनेस्टीज के अंदर पता चलता है कि बंगाली भाषा का तो सब्सिक्वेंट ग्रोथ होता ही रहा, समझे? तो इसमें बहुत सारे और भी रीजनल स्टेट्स निकल के आएंगे सर, अभी आगे डिस्कस करेंगे राजस्थान में राजपूताना स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें फिर मारवाड़ का भी अलग से होगा, मेवाड़ का भी अलग से होगा सर, ठीक है? बूंदी वाले रीजन में अलग से स्टेट्स निकल के आएंगे, थोड़े बाद में आते हैं, बट विल सी कंटेम्पररी ऑल द स्टेट्स आर आल्सो बीइंग फॉर्म्ड। इसमें गुजरात भी अलग से होगा, गुजरात में मुजफ्फरी डायनेस्टी आई। इंटरेस्टिंग बात है कि मुजफ्फरी डायनेस्टी आई तो आई साहब ना, पर गुजराती भाषा का भी विकास कंटेम्पररी हुआ। मुजफ्फरी डायनेस्टी फारसी भाषा को पैटर्नाइज करती है, बट इट डजंट शोज की डिक्लाइन। इनफैक्ट लेखा पद्धति एक ऐसी टेक्स्ट थी तो 13th सेंचुरी के ट्रांजिशन में ही, मतलब इवन बिफोर दी मुजफ्फरी डायनेस्टी केम टू पावर, विल सी कि लेखा पद्धति वाज ऑलरेडी बीइंग रिटन डाउन, लिखने की पद्धति, और इसमें वी विल फाइंड कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को हाईलाइट किया गया। गेटिंग अप, तो कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा और डिस्कस करते हुए खत्म करेंगे, और कल से ही मुगल्स की ओरिजिन शुरू कर देंगे सर। तो अपन 12 के बाद छुट्टी कब देनी है सर? आपकी टेस्ट सीरीज कब है? नया टेस्ट आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कल दिया था कि नहीं दिया था? हाउ मेनी ऑफ यू अपीयर्ड सर? सब लोग को भी लिखना है सर। 13 14 15 छुट्टी कर देंगे, 13 14 15 अपन ऑफ कर देंगे, उसके बाद अपन 16 17 से शुरू करेंगे सर, समझे? स्टार्टिंग फ्रॉम 16 एंड 17, फिर 18 और 19 फिर से बंद करेंगे। वो लोग कह रहे हैं छठ पूजा छठ पूजा छठ पूजा, ये 18 को कर देते हैं। 18 सुबह है क्या छठ पूजा? और थोड़ा 19 भी है सर, ठीक है, पर सीक्वेंस में जाना, क्वेश्चन आर इन सीक्वेंस ओनली सर, ठीक है? द टेस्ट एंड टाइटल क्वेश्चन सर मिसमैच, वो कैसा है कि ऊपर का मैक्रो सिलेबस हमने दिया हुआ है, समझे? जैसे सेकंड आपको कल श्रुति के ऊपर क्वेश्चन था ना सर, ठीक है? हाँ, सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन श्रुति ना, हाँ कल तो श्रुति पे था सेकंड क्वेश्चन, देखो याद है, प्रीस्टिक पढ़ के वेरिक सोर्स आ गया था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो प्रॉब्लम हुआ, आई जस्ट चेक, वो शायद कल श्रुति पे मतलब ऊपर प्रीस्टिक टाइम था, हाँ आई जस्ट चेक इट आउट सर, उसको चेंज करवा देता हूँ, चेंज करवा देता हूँ सर। हाँ वो समझ में आ गया, वरना इस वीक में मतलब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टॉपिक है सर, ठीक है ना? इंडस नहीं है आज, सुनिए मेरी बात, आज इंडस नहीं है। आज एक मैं आपको एरिया बता देता हूँ, पहला हमने डाला था वो था फॉरेन ट्रैवलर्स का, सोर्सेज में। सेकंड क्वेश्चन भी सोर्सेज का ही है, सुनिए सर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर से है। एक क्वेश्चन अभी स्टोनेज ही, मतलब इस साइड आपको इस वीक में स्टोनेज मिलेगा पहले 5 दिन सर, ठीक है ना? लीक नहीं कर रहा हूँ सर, ठीक है ना? टॉपिक बता देता हूँ, स्टोरेज ही है, स्टोनेज ही है ना, ऑल द 5 डेज स्टोनेज ही है, स्टोनेज पूरा है, प्रीस्टिक इंडिया, प्रीस्टिक इंडियन सोर्सेज ही आपको इस हफ्ते में डाले हैं। मैं चेंज करवा दूंगा, टाइटल कुछ लोचा हो गया होगा, है ना? तो दिस आर द एरियाज, टेस्ट के एरियाज, ओके? तो अपन 3 4 दिन फिर गैप ले लेंगे और फिर उसके बाद वंस अगेन विल स्टार्ट प्रिपरेइंग सर। हाँ ये स्टोनेज और प्रीस्टिक इंडिया से ऊपर है, दो टॉपिक्स है सर। चालकोलिथिक हाँ, पर सोर्सेज में आता है ना भाई, सोर्सेज में, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आता है कि नहीं आता सवाल? अरे भाई तुम कह रहे हो कि मेगालिथिक और आ गया श्रुति, है ना, आउट ऑफ सिलेबस पूछती है, पर सोर्सेज में श्रुति तो आता है ना सर। दिवाली पे छुट्टी कर देते हैं ना टेस्ट के, दिवाली का वीक ब्रेक ले लेंगे, ऐसा करेंगे, व्हाट इज योर ओपिनियन? है ना, दिवाली पे कोई लिखेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता लिखेंगे आप डीएपी दिवाली पे, लिखेंगे 5 दिन, है ना? तो 11 वाली तारीख से कौन सा दिन है, रुको 1 मिनट सर, है ना? हाँ 13 14 15 16 17 18 वाला 20 तारीख से करेंगे सर, ठीक है ना? दिवाली पे कोई लिखेगा नहीं, वेस्ट हो जाएगा पूरा। अब मैं आपको टाइम टेबल रेगुलर करके बता देता हूँ सर, ठीक है? चलिए सर, ओके। दिवाली पे आप, मुझे नहीं लग रहा आप लिखोगे, आंसर लिखोगे दिवाली पे? आई डोंट सी एनी मतलब बना नहीं लिखेंगे सर, खाली पूरी मेहनत चल जाएगी। क्या हो गया? हैप्पी टू जेड माउस मेड ऑफ कॉटेज लॉर्ड उड़ीसा, उड़ीसा रसगोला, अच्छा जेड इनको मिल गया। देखो सीक्वेंस में चलेगा आपकी टेस्ट, है ना? आपकी टेस्ट सीक्वेंस में चलेगी, आपके सिलेबस के हिसाब से टेस्ट चलेगी। अभी सोर्सेज का क्वेश्चन डाला ना हमने, सोर्सेज के बाद जो सेकंड वीक है, मतलब जो वीक 2 है, अभी 10 तारीख तक हम लोग बनाएंगे सर, ठीक है? वो उसके जो सीक्वेंस है दैट इज द लेटर पोर्शंस हो गए ना, समझे? सो सेकंड वीक के अंदर वी विल ट्राई टू कवर अप द सीक्वेंशियल पोर्शंस इन द पोस्ट स्टोन एज, है ना? तो उसमें चालकोलिथिक पीरियड है, हड़प्पन सी पीरियड है, और मेनली बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर डिस्कस किया, मतलब सवाल है सर, ठीक है? ओके, जिनकी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अरे स्टोन एज तो कंप्लीट हो गया होगा ना, तो खत्म होने आज स्टोन एज सर। ओके, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मतलब इस जो बेसिकली जो वीक है उसमें आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूरा हफ्ता टेस्ट है, अगले 5 टेस्ट, समझे? इस वीक में आपका स्टोन एज है, तो 2 एरियाज आर कवर, 10 क्वेश्चन अभी तक सेट हो गए, समझे? पहला जो वीक 1 है ये तारीख का, मतलब 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक सर, ठीक? दैट इज फॉर दी स्टोन एज एंड दी सोर्सेस। वीक 2 जो है, वीक 2 तो अपन ब्रेक ले रहे हैं सर, ओके? विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक क्यों लेंगे भाई? क्योंकि आप लोगों को दिवाली की छुट्टी चाहिए, आप लिखोगे तो नहीं सर, ओके? लिखोगे, दिवाली पे ब्रेक ले लेंगे, है ना? तो वीक 2 को ट्रांजिट करेंगे 20 तारीख से, समझे? आज स्टोनेज ही है, स्टोनेज और सोर्स, अभी इतना डिटेल में कौन दूंगा, पढ़ के आओ थोड़ा, आज स्टोरेज से है या सोर्सेज से, देख लो, इतना तो बता दिया आपको, मतलब आप तो मतलब कैसे भी करके, समझे? चीटिंग करता है। हाँ 7 दिन के अंदर कर देना, फिर लेट करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है सर, क्योंकि बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है। चलिए सर, देखो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, हाँ 8:30 बजे का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है सर, ओके? वो लिंक फिर आपकी एक्सपायर हो जाएगी, एक बार लिंक खोल दीजिएगा 1 घंटे के अंदर, हाँ देखो ट्राई टू मेंटेन डिसिप्लिन, वरना तो छूट जाएगा, वरना तो फिर पूरी, समझ जाओ सर, ठीक है ना? इसको थोड़ा सीक्वेंस में लाने में दिक्कत है, बट आप समझ जाओ सर, ठीक है? मैं अभी इसका अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कम्युनिटी को टेलीग्राम पे, कि वी हैव स्टार्टेड ऑफ द टेस्ट सीरीज फॉर द हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट, डीएपी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑन द एप्लीकेशन, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड, है ना? इट्स अ कंपल्सन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अटेंड इट आउट। चलिए सर, ठीक है, बाय बाय।